हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू वेदांतिक यूट्यूब चैनल। बच्चों, हमने जी मैन क्रैश कोर्स लॉन्च किया था और आज उसका डे 3 है। ठीक है, डे 1 में हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स पूरी कंप्लीट करवाई थी। ठीक है, विद उसके क्वेश्चंस भी हमने साथ में करवाए थे। डे 2 में हमने क्या करवाया था, काइनेमेटिक्स, और उसके क्वेश्चंस भी हमने आपको करवाए थे। ठीक है, आज उसी सीरीज का डे 3 है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे स्केलर एंड वेक्टर के बारे में। हम कुछ क्वेश्चंस भी इसके करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बिकॉज ये जो सीरीज है वो 40 डेज की रहने वाली है। ठीक है, इसलिए सारी वीडियोस इसमें अपलोड होगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम इसमें आज देखेंगे कि हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, लर्निंग एंड रिवीजन फॉर द डे। सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। कंसेप्ट देखो, कंसेप्ट पहला कंसेप्ट आ गया स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, दूसरा आ गया लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरा क्या है बच्चों, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर्स को कैसे जोड़ते हैं। ठीक है बच्चों, तीसरा आपका है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को आपने ऐड तो कर दिया, क्या वेक्टर्स को आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो दूसरा कंसेप्ट ये था, तीसरा कंसेप्ट ये था। बच्चा फोर्थ है कि अगर आप किसी वेक्टर को या किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हो या किसी स्केलर्स के साथ डिवाइड करते हो तो वेक्टर पर क्या प्रभाव पड़ता है, वेक्टर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। फोर्थ बच्चों, फिफ्थ है कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। आप दो वेक्टर का प्रोडक्ट जब आप निकालते हो तो वो क्या आता है। सिक्स है बच्चों, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। किसी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स पे रिजॉल्व कैसे करते हैं, मतलब किसी वेक्टर को आप स्मॉल वेक्टर मतलब उसके कंपोनेंट में कैसे तोड़ सकते हो, वेक्टर को कैसे फर्दर स्प्लिट कर सकते हो, इसका मतलब होता है रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। बच्चों, इसके बाद हम पढ़ते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी में बच्चों, अगर मैं मूव कर रहा हूं 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, सामने वाला बंदा भी मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, मैं जब उसको उसकी वेलोसिटी ऑब्जर्व करूंगा तो मुझे कितनी लगेगी उसकी वेलोसिटी। ठीक है, जब मैंने ऑब्जर्व की ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है बच्चों, ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी। जब कभी भी दो चीज मूव कर रही हो और आप किसी एक की वेलोसिटी मेजर करते हो या ऑब्जर्व करते हो बच्चों, ठीक है, तब रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आ जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट मोशन इन अ प्लेन। आपके पास एक प्लेन है, एक्स वाई या जेड कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, 3 डायमेंशनल है तो एक्स वाई जेड में होगा, 2 डायमेंशनल है तो एक्स और वाई पर होगा। ठीक है, आपके पास एक प्लेन है, उस प्लेन में किसी पार्टिकल का मोशन आपको शो करना है, डिस्क्राइब करना है कि कैसे वो मोशन करेगा, तो मोशन इन अ प्लेन है। बच्चों, नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब अगर आप किसी चीज को हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल सरफेस से किसी एंगल पर फेंकते हो। ठीक है बच्चों, देखो ये हॉरिजॉन्टल है और मैंने हॉरिजॉन्टल से एक जवेलियन, जवेलियन मतलब एक भाला, और इस तरीके से फेंका कि थीटा एंगल पर। ठीक है, थीटा एंगल पर बच्चों मैंने क्या किया, इसको थ्रो किया। ठीक है, तो ये जो इसका मोशन होता है ना बच्चों, इस तरीके से जितने हॉरिजॉन्टल रेंज पर ये गिरता है, इसे कहते हैं बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि हम आगे अच्छे से बिल्कुल समझेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं लेक्चर। बच्चों, सबसे पहले है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, सेकंड लेक्चर भी मैंने आपको बताया था। स्केलर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज, वो क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड तो है पर डायरेक्शन नहीं है बच्चों। वो क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड तो है पर डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, वो क्वांटिटीज क्या होती है, स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज बच्चों, डायरेक्शन है, इसके पास मैग्नीट्यूड है, इसके पास मैग्नीट्यूड है। ठीक है बच्चों, इसके पास मैग्नीट्यूड है लेकिन इसके पास डायरेक्शन नहीं है, इसके पास डायरेक्शन नहीं है। जैसे कि स्पीड हो गई। ठीक है, स्पीड क्या एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, बहुत सारी क्वांटिटीज है जिनके पास क्या होती है, मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। मास, मैग्नीट्यूड तो है 3 kg पर डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन थोड़ी है कि मास मेरा 3 kg राइट पे, ऐसे थोड़ी कहूंगा बच्चों। ठीक है, तो मास हो गया। ठीक है, लीटर हो गई, बहुत सारी ऐसी यूनिट्स होती है स्केलर क्वांटिटीज। वर्क हो गया बच्चों, वर्क भी एक स्केलर क्वांटिटी है।
वर्क भी क्या बच्चों एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो वो क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शंस नहीं होती, ठीक है। अच्छा बच्चों वेक्टर क्वांटिटीज क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज बच्चों वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज, ठीक है, जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, तो वो क्वांटिटीज क्या कहलाती है? वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। तो यहाँ लिखा है वेक्टर क्वांटिटीज अ क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जैसे कि वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव के 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी क्या है? माइनस के 5 मीटर पर सेकेंड। माइनस क्या शो करता है? उसकी डायरेक्शन बता रहा है कि ऊपर जा रहा है तो या नीचे जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है या नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्या है बच्चों? पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट। बच्चों पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट हमने काइनेमेटिक्स में भी पढ़ा था। पोजीशन क्या थी? ये पोजीशन आपने एक्स एक्सिस माना है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। ओरिजिन से मैं किसी एक पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहा हूं। कहां से बच्चों? ओरिजिन से। ओरिजिन से मैं इस पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहा हूं, ठीक है। ओरिजिन से मैं किसी पार्टिकल को ऑब्जर्व करता हूं और जो वेक्टर इसको शो करता है यही तो होता है इसका पोजीशन वेक्टर। बच्चों यही तो होता है पोजीशन वेक्टर। r1 इज द पोजीशन वेक्टर और ये a क्या है? a के कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे बच्चों, x, y, कुछ ना कुछ इसके क्या होंगे बच्चों? कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। तो r1 क्या है? एक पोजीशन वेक्टर है जो कि डिफाइन कर रहा है पार्टिकल ए की पोजीशन कि कहां पर है, एक्स एक्सिस पर कहां पर होगा, वाई एक्सिस पर कहां पर होगा। एक्स एक्सिस की मैं कितनी मैं दूरी चलूं कि मेरे को यह पार्टिकल मिल जाए इसकी, ठीक है। और वाई एक्सिस में कितनी ऊपर, वाई एक्सिस के कितने ऊपर मैं जाऊं कि मेरे को इस पार्टिकल की पोजीशन मिल जाए, ठीक है। पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स यही होते हैं बच्चों। अगर एक पार्टिकल यहाँ पर है, दूसरा पार्टिकल, अब ये पार्टिकल यहाँ से उठ के यहाँ चला गया ए डैश पर, ठीक है। ओरिजिन के रिस्पेक्ट पर सारी चीजें मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों? ओरिजिन के रिस्पेक्ट पर देख रहा हूँ। ये पार्टिकल ए से ए डैश पर चला गया, इसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट तो किया होगा। इसकी इनिशियल पोजीशन ये थी ए और फाइनल पोजीशन इसकी ए डैश हो गई, इसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट तो किया होगा। अब वही ये डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों। अगर ये इसका r1 वेक्टर है, r1 वेक्टर शो कर रहा है पहली पोजीशन को, r2 वेक्टर बच्चों इसका शो कर रहा है दूसरी पोजीशन को। अब जब मैं इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहूंगा, जब मैं इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहूंगा तो ये डिस्प्लेसमेंट ए और ए डैश यही तो होगा बच्चों डिस्प्लेसमेंट, इतना तो है डिस्प्लेसमेंट। और ये डिस्प्लेसमेंट कौन शो कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। उस वेक्टर की वैल्यू क्या है? r2 माइनस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैंने बोला बच्चों r वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस के r1 वेक्टर, ठीक है बच्चों। यही है, यही तो है, ठीक है, यही है आपका, ठीक है बच्चों, यही तो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r1 या r2 माइनस के r1। फाइनल पोजीशन में माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस के इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ठीक है बच्चों। इसको नोट कर लिया तो इसको रफ कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका? जनरल वेक्टर्स एंड नोटेशन, ठीक है। वेक्टर्स की नोटेशन कैसे होती है बच्चों? वेक्टर्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? वेक्टर्स देखो, वेक्टर्स अगर आपको लिखना है, ये वेक्टर होता है, ठीक है। वेक्टर ये मैं कहूंगा ए वेक्टर, ए किसी भी सिंबल से आप नोट कर सकते हो। अगर ए वेक्टर है और उसके ऊपर वेक्टर, वेक्टर मतलब डायरेक्शन, ये क्या चीज है? इसकी डायरेक्शन शो कर रही है, ठीक है। ए वेक्टर, ए वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हो? ये देखो बच्चों, इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इस वेक्टर के पास कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, तो ए लिखा आपने उसका मैग्नीट्यूड, और प्लस इसके पास कुछ ना कुछ डायरेक्शंस भी होती है बच्चों। तो डायरेक्शन को हमने कैप से डिनोट कर दिया, तो ये वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होती है बच्चों ए और ए कैप। ये ए कैप क्या शो करता है बच्चों? इसके डायरेक्शन शो करता है कि ये कौन सी दिशा में जा रहा है। और ए क्या है? इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब इसकी स्ट्रेंथ बता रहा है कि वेलोसिटी अगर देखो 3 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी की क्या बता रहा है? स्ट्रेंथ, मैग्नीट्यूड बता रहा है कि कितने वाली है, ये 3 है। और कौन से डायरेक्शन में है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है यहाँ पर? पॉजिटिव दे रखी है, ठीक है, इस तरफ की एक्स एक्सिस के अलोंग,
ठीक है। जीरो वेक्टर क्या होते हैं बच्चों, नाम से पता चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, जीरो वेक्टर क्या होते हैं। जीरो वेक्टर वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो और जिसके पास डायरेक्शन भी ना भी हो, ठीक है। तो वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड जीरो वेक्टर, और नल वेक्टर इसका दूसरा नाम है नल वेक्टर। नल का मतलब कुछ नहीं, ठीक है। इस रिटर्न एज जीरो, इसको लिखते हैं कैसे है, सिंबल आप जीरो से बना सकते हो जीरो वेक्टर, ठीक है। द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स ऑफ ए जीरो वेक्टर ओवरलैप। अब जो उसकी इनिशियल पोजीशन होती है, मान लो इनिशियल पोजीशन अगर मेरी ये है और फाइनल पोजीशन मेरी ये है, तो ये दोनों ओवरलैप करती है। ओवरलैप का मतलब जो मेरी इनिशियल है वही फाइनल है, और जो मेरी फाइनल है वही इनिशियल है, यही होता है ओवरलैप का मतलब। सो इट्स डायरेक्शन इज आर्बिट्रेरी नॉन, अब इसकी डायरेक्शन बच्चों आर्बिट्रेरी होती है, मतलब हमें मालूम नहीं होती, ठीक है। यूनिट वेक्टर, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूनिट वेक्टर्स की बात हम यहाँ पर बहुत करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो यूनिट वेक्टर ढंग से समझो। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड इज नोन एज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर फॉर ए इज ए कैप, ठीक है। इसको रीड करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको रीड करते हैं ए कैप, ए कैप, ठीक है। इस तरीके कैप का सिंबल, इसे कहते हैं कैप। कैप मतलब ए के ऊपर आपने टोपी पहना दी, ठीक है। ए वेक्टर, तो ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है। तो अगर ये ए 1 हो जाएगा तो ये वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, ए कैप के इक्वल तो आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। बच्चों समझो इस बात को, क्योंकि आज हम आगे इसमें बहुत यूज होने वाला है बच्चों, तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। एक्स यहाँ पर मैंने लिखा, वाई और जेड, तीन एक्सिस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलोंग मेरे को एक यूनिट वेक्टर चाहिए जो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग जो हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं वो करते हैं आई कैप, एक्स एक्सिस के अलोंग, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। और वाई एक्सिस के अलोंग जो हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं बच्चों, क्या होता है, जे कैप। क्या होता है बच्चों, जे कैप। एक्स एक्सिस के लॉन्ग आई कैप, वाई एक्सिस के लॉन्ग जे कैप, और जेड एक्सिस के लॉन्ग बच्चों, इस जेड एक्सिस के लॉन्ग देखो इसको, इसके लॉन्ग हम क्या यूज करते हैं, के कैप। क्या करते हैं बच्चों, के कैप। ये सारे क्या है, यूनिट्स वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग अगर मेरे को यूनिट वेक्टर लिखना है तो मैं आई कैप लिखूंगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग लिखना है तो मेरे को मैं जे कैप लिखूंगा, और जेड एक्सिस के लॉन्ग मेरे को लिखना है तो मैं के कैप लिखूंगा, ठीक है बच्चों। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या बच्चों, इसका देखो ध्यान से, आपके पास एक पार्टिकल की पोजीशन दे रखी है, पार्टिकल की क्या दे रखी है, पोजीशन। x इज इक्वल्स टू 2x आई कैप 3y जे कैप प्लस का 3z के कैप, ठीक है। ध्यान दो इस बात को, 2x आई कैप, 2x आई कैप ये क्या शो करता है बच्चों, 3y जे कैप, 3y जे कैप। अगर यहाँ y नहीं लिखा तो 3j, ये x इज इक्वल टू 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 3k कैप, या तो ऐसा लिखा होगा, ठीक है। तो शो क्या हो रहा है यहाँ पर शो कर क्या रहा है वो, 2i कैप, मतलब वो पार्टिकल x एक्सिस पर 2 कदम चला, x एक्सिस पर 2 कदम चला, रुक गया, 2 के बाद रुक गया। y एक्सिस पर कितना चला, y एक्सिस पर वो 3 के तक चला, 3 कदम तक चला। जेड में कितना चला, जेड में वापस वो क्या चला, 3 तक चला। अभी आपको कैसे पता चला वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग 2 कैप मतलब 2 कदम चला, कैसे पता चला आपको, आपने उसके पीछे देखा, उसकी डायरेक्शन आई कैप। आई कैप क्या रिप्रेजेंट करता है, पार्टिकल का मोशन एक्स एक्सिस के लॉन्ग, जे कैप क्या, वाई एक्सिस के लॉन्ग, और के कैप क्या, जेड एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है। तो ये होता है इसका सिग्निफिकेंस जो कि आप आगे यूज करोगे। एक बार इन सबको इरेज कर देते हैं जल्दी से, ठीक है बच्चों। उसके बाद पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, पैरेलल वेक्टर नाम से पता चल रहा है कि 2 वेक्टर्स जो पैरेलल होंगे, ये हो गया आपका ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर ये आपका बी वेक्टर, ये दोनों आपस में पैरेलल है। बिल्कुल, क्यों पैरेलल है, क्योंकि इन दोनों के डायरेक्शन सेम है। पहला पॉइंट क्या, इन दोनों की डायरेक्शन क्या बच्चों, सेम है। दूसरा
पॉइंट ये है कि इनके मैग्नीट्यूड से हमें फर्क नहीं पड़ता, इनके मैग्नीट्यूड से हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। डायरेक्शंस एक जैसी होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। अगर ए एक्स एक्सिस के अलोंग है पॉजिटिव, तो बी वेक्टर भी एक्स एक्सिस के अलोंग होना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होना चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड हमें, अगर इसका मैग्नीट्यूड देखो 5 है तो बी का अगर 10 है, मैग्नीट्यूड से फर्क ही नहीं पड़ता। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, पैरेलल होने की कंडीशन क्या है कि दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, ठीक है, ध्यान में रखो इस चीज को। एंटी पैरेलल बच्चों, एंटी पैरेलल मतलब, एंटी का मतलब अपोजिट, एंटी का मतलब अपोजिट, एंटी पैरेलल का मतलब क्या है कि अगर एक वेक्टर ए इधर है, दूसरा वेक्टर माइनस के बी इधर है, ठीक है, एंटी पैरेलल का मतलब टू वेक्टर्स आर सेड टू बी एंटी पैरेलल बोथ हैव अपोजिट डायरेक्शन। जब दोनों के पास क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन होगी, मतलब अगर एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है तो दूसरा आपका वेक्टर अपोजिट होना चाहिए, उसकी नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि वन वेक्टर इज स्केलर, एक वेक्टर क्या होना चाहिए, स्केलर होना चाहिए। स्केलर मतलब उसके आगे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई, स्केलर मल्टीप्लाई होना चाहिए। और वो स्केलर मल्टीप्लाई कैसा होगा, नॉन जीरो नेगेटिव मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर, नॉन जीरो नेगेटिव मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर। मतलब कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं a को -7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मेरे को मिलेगा -7a वेक्टर। ए वेक्टर तो सेम है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड 7 टाइम बढ़ गया। नीचे वाले का देखो, नीचे वाले का मैग्नीट्यूड 7 टाइम बढ़ गया ए से, ठीक है। माइनस साइन क्या शो करता है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन, क्या शो करता है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन। तो ए और -7a वेक्टर आर एंटी पैरेलल वेक्टर। क्या होंगे ये, एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है, एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट कोलिनियर वेक्टर, ऐसे वेक्टर जो लाइन पे लाई कर रहे हैं। अरे एक मैंने यहाँ पर बच्चों लाइन बनाई और यहाँ पर ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, ऐसे वेक्टर जो लाइन पर लाई करते हैं, इस लाइन पर क्या करेंगे, लाई करेंगे, उन्हें कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं। कोलिनियर वेक्टर्स आर दोस व्हिच आर एक्ट अलोंग सेम लाइन, सेम लाइन के अलोंग क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। मतलब ये ए वेक्टर इधर, बी इधर सेम और सी इधर, ठीक है, एक ही लाइन के अलोंग सारे क्या करते हैं, लाई करते हैं, ठीक है, एक ही लाइन में, ठीक है। नेक्स्ट क्या बच्चा, कोप्लानर। कोप्लानर का मतलब क्या है, वेक्टर विच लाइन, अगर एक प्लेन मानूं मैं यहाँ पर, ठीक है, और इस प्लेन पर जितने भी वेक्टर्स लाई कर रहे हैं, वेक्टर विच लाइज ऑन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लानर वेक्टर। एक प्लेन में जितने भी वेक्टर्स यहाँ पर लाई कर रहे हैं, चाहिए हो, जितने भी वेक्टर्स एक प्लेन पे लाई करते हैं उनको कोप्लानर वेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। इक्वल वेक्टर्स, नाम से ही सारी चीजें क्लियर कर दी इसने कि ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर। दो वेक्टर आपस में तभी इक्वल होंगे जब उनकी मैग्नीट्यूड, पहली बात उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, दूसरी बात वो सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, ठीक है। तो दो वेक्टर्स ए एंड बी आर इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड द सेम डायरेक्शन। सेम मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और सेम डायरेक्शन भी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कर दो, चलो भाई नेक्स्ट है बच्चा लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। बच्चा दो वेक्टर एडिशन के दो लॉज है, दोनों आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। आप दोनों लॉज में से कोई सा भी लॉज यूज कर सकते हो, ठीक है बच्चों। पहला क्या है, ट्रायंगल लॉ, पहला क्या है, ट्रायंगल लॉ, ठीक है। पहला क्या है, ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि अगर एक वेक्टर आपके पास ये है, ठीक है, एक वेक्टर आपके पास ये है जो कि मैंने ऐसे बना रखा है, दूसरा वेक्टर आपके पास ये है बी, दूसरा वेक्टर आपके पास ये है, तो इन दो वेक्टर को जब आप जोड़ते हो तो आपके पास एक रिजल्टेंट मिलता है आर वेक्टर। आपके पास क्या मिलता है, आर, एक वेक्टर मिलता है जो इन दो वेक्टर का क्या होता है बच्चों, सम होता है, ठीक है। उस रिजल्टेंट की वैल्यू, उस आर की वैल्यू जो आर वेक्टर इसी को किससे बना है, ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर, दो वेक्टर को आपने दो वेक्टर का सम किया, उससे आपको क्या मिला, एक रिजल्टेंट वेक्टर मिला, आर मिला। दो वेक्टर का सम करने के बाद भी आपको एक वेक्टर मिला आर। उस आर वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, उस आर वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड होगा,
ठीक है, ये मैग्नीट्यूड को डिनोट करता है, ठीक है, आर मैग्नीट्यूड। वो क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा। ठीक है बच्चों, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा रूट। ठीक है, अच्छा cos थीटा क्या है, यहां पर थीटा क्या है, थीटा ये एंगल है। थीटा याद रखो इस चीज को, थीटा इज ऑलवेज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए और बी, ये देखो इधर मैं अगर इसका एक्सपेंड करूं तो ये ए और बी, ठीक है, तो ए और बी के बीच में बनने वाला एंगल, ए और बी वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल वही होता है थीटा। ठीक है, और जो अल्फा है यहाँ पर, जो अल्फा बना है वो क्या है, अल्फा भी एक एंगल है जो रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच में बन रहा है। अल्फा क्या है, एक एंगल है जो कि रिजल्टेंट, ठीक है, अल्फा क्या एक एंगल है जो किससे बन रहा है, किसके बीच में बन रहा है, किसके बीच में, रिजल्टेंट वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल अल्फा है। वो अल्फा क्या है, देखो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल गया आर, ठीक है, आपने दो वेक्टर्स को ऐड किया, सम किया उसको, आपको एक तीसरा वेक्टर मिला आर वेक्टर, और वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है, वो मैग्नीट्यूड इसने बता दिया फॉर्मूला। वेक्टर के पास डायरेक्शन भी होती है, और डायरेक्शन कौन बताएगा, और डायरेक्शन ये तो बताएगा tan अल्फा, तो ये डायरेक्शन इसने तो बताई tan अल्फा ने, tan अल्फा इज इक्वल्स टू क्या आएगा, b sin थीटा डिवाइड बाय a प्लस b cos थीटा, b sin थीटा डिवाइड बाय a प्लस b cos थीटा, a प्लस b cos थीटा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे कहते हैं ट्रायंगल लॉ। ठीक है, दो फॉर्मूले हैं वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने स्टार्टिंग की यही चीज इंपॉर्टेंट है ना, देखो बेसिक से हर चीज इंपॉर्टेंट होती है, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप अच्छे से चीजें कर लोगे आगे। ठीक है, अगर आपका वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ही नहीं मालूम तो नहीं हो पाएगा ना बच्चों ऐसे। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दोनों लॉस आपको आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। देखो बच्चों, इसी का बड़ा भाई क्या है, पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, बड़ा भाई क्यों कह रहे हैं इसको, अरे एक वेक्टर अगर मैं मानूं ए इस तरफ, ठीक है, दूसरा वेक्टर इसमें बी इधर मान रखा है, ठीक है, रिजल्टेंट वापस आर ये डायगोनल देगा। ठीक है, अरे आपने जो बी है, बी के पैरेलल एक वेक्टर और बना दिया, ये ए है तो ये भी बी हो जाएगा। अब इन दोनों का आर आप निकाल नहीं पाओगे, किससे, ट्रायंगल लॉ से बच्चों, ट्रायंगल लॉ से नहीं निकाल पाओगे आप, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम हमारे पास एक सेकंड लॉ होता है, आंसर दोनों से, चीजें दोनों से सेम ही आती है। अगर यकीन नहीं हो रहा तो ये लो, चीजें यहां से सेम ही आती है। ठीक है, चीजें यहां से सेम ही आती है। ठीक है, देखो इसको जरा, देखो इसको। ठीक है, अब ध्यान में रखना है इसमें दो एंगल्स है। ठीक है, एक है अल्फा, अल्फा किससे बना है, ए वेक्टर के साथ, रिजल्टेंट ये है और ए वेक्टर आपका ये है, इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल क्या है, tan अल्फा। अब बी आपका ये है और रिजल्टेंट आपका ये है। ठीक है, तो बी और रिजल्टेंट के पीछे बनने वाला एंगल बीटा, क्या है ये, बीटा, वो ये रहा। ठीक है, और आर का जो मैग्नीट्यूड है, इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड में कोई प्रभाव नहीं, पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर यहाँ क्योंकि एक वेक्टर पी इन्होंने इधर ले रखा है, एक क्यू वेक्टर इधर ले रखा है, हमने ए लिया था बी लिया था, बात एक ही है। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस का 2pq cos थीटा, सेम चीज। और थीटा क्या है बच्चों, ये पूरा एंगल, पी और क्यू के बीच का एंगल, दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, थीटा। बस सिंपल, तो मैंने यही चीज की है कि चीजें कनेक्टेड है बच्चों, चीजें क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, अगर आपको ट्रायंगल लॉ अच्छे से आता है, पैरेललोग्राम आता है, पैरेललोग्राम और ट्रायंगल इन दोनों में से आप एक लॉ याद कर लो, सफिशिएंट है। ठीक है, दोनों चीज निकल जाती है। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करे, आपने ऐड तो कर दिया लेकिन अब सब्ट्रैक्ट कैसे करे, आपने ऐड तो कर दिया लेकिन सब्ट्रैक्ट कैसे करे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए बेसिकली क्या होता है, यहां देखना सारी चीजें यही होगी, ए वेक्टर ये आपके पास, ठीक है, ए वेक्टर आपके पास ये रहा, बी वेक्टर आपके पास ये रहा। ठीक है,
अब सब्ट्रैक्शन के केस में जब आप रिजल्टेंट लिखते हो, देखो सम के केस में क्या था, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन करनी है, तो सब्ट्रैक्शन के केस में आप क्या करोगे, ए वेक्टर एज इट इज प्लस का साइन बीच में एज इट इज, बी वेक्टर क्या निकालोगे, एंटी पैरेलल वेक्टर, बी का क्या निकालोगे, एंटी पैरेलल वेक्टर। मतलब अगर आपका ए इस डायरेक्शन में है और बी इस डायरेक्शन में है, मैंने बी को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया, मेरे को सेम वेक्टर मिला, वेक्टर तो मुझे बी मिला, उसका मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई, उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई, ये है -b, ठीक है। अब a और -b का रिजल्टेंट उसी तरीके से निकालूंगा जिस तरीके से मैंने ट्रायंगल लॉ में निकाला था, सेम, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों ये रहा, कुछ नहीं करना, बीच में क्या आता है, माइनस का साइन आ जाता है, बस बीच में क्या आ जाता है, माइनस का साइन, बस, बाकी कुछ नहीं है, बाकी कुछ नया नहीं है। देखो a माइनस बी इज इक्वल टू √a² प्लस का b² माइनस के 2ab cos थीटा, थीटा अभी भी वही रहेगा, दो वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है। इस तरीके से बच्चों यही है। नीचे वाली लाइन एक बार पढ़ लो क्या लिखा है, इफ द वेक्टर्स फॉर्म अ क्लोज्ड एंड साइडेड पॉलीगन विद ऑल द साइड्स इन द सेम ऑर्डर, सारी साइडें उसके सेम ऑर्डर पर है और वो क्या फॉर्म कर रहा है, क्लोज्ड एंड साइड पॉलीगन, एक ऐसा पॉलीगन बना रहा है जो चारों तरफ से क्या है, बंद है, क्लोज्ड है, तो जो उसका रिजल्टेंट आएगा वो 0 आएगा हमेशा, रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा, ठीक है। इस तरीके से इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ ए वेक्टर बाय अ स्केलर। आप किसी वेक्टर को, अब ध्यान दो इधर को, चलो ध्यान दो, मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है। इस ए वेक्टर को मैंने मल्टीप्लाई किया किसी भी स्केलर के साथ, मान लो 3 के साथ, पहला वेक्टर ए था, फिर मैंने दूसरे वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर हो गया। आपने किससे मल्टीप्लाई किया, खाली 3 से किया ना, तो ये स्केलर है, स्केलर मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड है खाली, तो जो आपका वेक्टर आया, मान लो अगर ए वेक्टर की डायरेक्शन पहले वाले वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे थी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस अलोंग, ठीक है, आपने किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 के साथ किया, नया वेक्टर मिला 3 वेक्टर, लेकिन डायरेक्शन भी तो अभी भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है यार, अभी भी डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो यही तो मतलब होता है, जब कभी भी आप स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करोगे उसके मैग्नीट्यूड में प्रभाव आएगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा इस वेक्टर का, 3 टाइम्स बढ़ गया, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 3 टाइम्स बढ़ गया, ए का जितना था, अगर ए का 10 था तो इसका कितना हो गया, 30 हो गया, बढ़ गया मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर आप नेगेटिव के साथ, अगर मैं -3a लिखूं, तब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तब यह होता है कि आपने वेक्टर की डायरेक्शन भी बदल डाली, आपने वेक्टर की डायरेक्शन भी बदल डाली, ठीक है। अब वो एक डायरेक्शन में नहीं चलेगा, अब वो एक ही डायरेक्शन में नहीं चलेगा, आपने उसकी डायरेक्शन बदल डाली, ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग कर दिया। कैसे किया आपने ऐसा, अरे -3 स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, बस सिंपल, ठीक है। तो यही है इस मल्टीप्लिकेशन। अब जैसे आप कोई चीज मल्टीप्लाई होती है तो उसका उल्टा ही डिवीजन होता है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर सकते हो आप किसी चीज को, अब वेक्टर को कम भी तो कर सकते हो, अगर ए वेक्टर 10 का है मतलब इसका, तो इसको मैं अगर डिवाइड कर दूं किससे, A5 से, स्केलर से, तो आपको एक नया वेक्टर मिलेगा तो नया वेक्टर, लेकिन उसकी जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम हो जाएगा बच्चों। डायरेक्शन कम नहीं होती, डायरेक्शन तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही है, लेकिन वो छोटा हो जाएगा, छोटा मैग्नीट्यूड, मतलब अगर ये बड़ा है इस तरीके से वेक्टर, ठीक है, ए 10 का मैग्नीट्यूड है इसके पास और आई कैप एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ठीक है, मैंने इसको 5 से डिवाइड किया, वेक्टर मिला 2i कैप, छोटा हो गया, एरो के सिंबल छोटा हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर से वेक्टर पर क्या प्रभाव पड़ता है वो मैंने आपको बता दिया अच्छे से। नेक्स्ट चलो बच्चों, नेक्स्ट है कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अब 2 वेक्टर्स का प्रोडक्ट निकालना है आप, मतलब दोनों वेक्टर्स को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 तरीके की होती है चीजें,
ये चीजें आप दो तरीकों के साथ कर सकते हो। पहला क्या है, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। ये चीज ध्यान से समझना, चाहे आप कोई सा भी चैप्टर करो, चाहे 11th करो, चाहे आप 12th का कोई सा भी चैप्टर करो, आपको स्केलर और डॉट प्रोडक्ट और फैक्टर प्रोडक्ट आना चाहिए। ठीक है। होता क्या है, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, मेरे पास है ए वेक्टर ए, मेरे पास दूसरा वेक्टर है बी, मैंने इन दोनों वेक्टर्स का क्या निकाला, डॉट निकाला, ए डॉट बी, मुझे मिला किसके, ए बी कॉस थीटा, मेरे को किसके इक्वल मिला, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मेरे को मैंने ए और बी फैक्टर का क्या निकाला था, डॉट निकाला था, स्केलर प्रोडक्ट निकाला था, तो मेरे पास एक फैक्टर मिला, तो मेरे पास क्या मिला, एक ए बी कॉस थीटा, एक प्रोडक्ट मिला, इनका प्रोडक्ट मिला, जिसके पास खाली मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, इसके पास खाली मैग्नीट्यूड है, खाली मैग्नीट्यूड है, नो डायरेक्शन, नो इसके पास डायरेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। इसे ही कहते हैं, इसी से कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या, कि आप जब दो वेक्टर्स को प्रोडक्ट लेते हो, ठीक है, तो अब आपको एक स्केलर मिलता है, स्केलर मिलता है मतलब आपके पास प्रोडक्ट आता है ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। जब कभी भी आप दो वेक्टर्स का डॉट निकालोगे, हमेशा आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, जैसे कि वर्क, वर्क इज इक्वल टू क्या होती है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट एस, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट एस, डॉट निकाला, जब डॉट का मतलब ही होता है एफ एस कॉस थीटा। अभी अभी आपने पढ़ा, जब कभी भी आप दो वेक्टर्स का डॉट निकालते हो तो अब आपको क्या मिलती है, स्केलर क्वांटिटी। तो साफ साफ पता चल रहा है वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क के पास खाली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, द स्केलर ये सिंपल लिखा है यहां पर, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में हमेशा कोसाइन मतलब कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, इस तरीके से। अब कुछ प्रॉपर्टीज आप इसकी देख लो, कुछ प्रॉपर्टीज आप इसकी देख लो, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट की। डॉट प्रोडक्ट्स और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर गिव्स द स्केलर, टू वेक्टर्स गिवन द स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। ठीक है भाई, आगे इट इज कॉम्यूटेटिव इन नेचर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। बच्चे इसको मतलब हल्के में लेते हैं, वो चीजें गलत हो जाती है। ये कॉम्यूटेटिव होते हैं नेचर में। कॉम्यूटेटिव का मतलब चाहे आप ए इधर लिखो, चाहे आप पी इधर लिखो, डॉट करने के बाद आएगी सेम चीज। मतलब अगर आप ए बी निकालते हो तो चाहे आपको ए बी कॉस थीटा ही मिलेगा, चाहे आप बी ए निकालते हो यहाँ पे बी ए कॉस थीटा ही मिलेगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं आएगा। यहाँ से अगर चीज आई है 10 तो यहाँ से भी चीज आएगी 10। कैसे होते हैं, कॉम्यूटेटिव होते हैं नेचर में, फर्क ही नहीं पड़ रहा, आगे पीछे कर लो, फर्क ही नहीं पड़ रहा, प्रोडक्ट में फर्क ही नहीं पड़ रहा, आगे पीछे कर लो वेक्टर्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डॉट प्रोडक्ट इन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द एडिशन ऑफ वेक्टर। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव एडिशन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को शो करता है, ए डॉट बी प्लस सी, लिख सकते हो आप ए डॉट बी प्लस कब ए डॉट सी, सिंपल। अब देखो यहाँ पर मजेदार कमाल की बात, ठीक है, आई डॉट आई कैप इक्वल्स टू जे डॉट जे कैप इक्वल्स टू के डॉट के कैप इज इक्वल्स टू 1 बिकॉज एंगल बिटवीन टू इक्वल वेक्टर्स इज 0, ठीक है। तो आप इसको निकाल भी दो, आई डॉट आई कर लो, क्या आएगा, आई डॉट आई, आई का स्क्वायर, ठीक है, और क्या आएगा cos थीटा। अब आई होता है एक्स एक्सिस के अलोंग, आई कैप होता है एक्स एक्सिस के अलोंग, यूनिट वेक्टर है, एक आई इस तरह और एक आई सेम, दोनों क्या है आई आई है, दोनों वेक्टर आई आई है, ठीक है। cos क्या बनेगा यहाँ पर, डॉट लगा देता हूं, आप कंफ्यूज हो जाओगे काफी, ठीक है। तो आई स्क्वायर डॉट
कॉस यहाँ क्या बनेगा, एंगल बना 0 डिग्री, ठीक है, आई स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, डॉट डाल देता हूँ मल्टीप्लाई के, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1, तो आपके पास आएगा आंसर 1, क्योंकि मैं ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर के पास खाली डायरेक्शन होती है, खाली क्या होती है, डायरेक्शन होती है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है हमेशा 1, तो कॉस और डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग दोनों वेक्टर आई दोनों क्या है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, एंगल कितना बनेगा को 0 डिग्री, और cos 0 कितना होता है 1, तो हमेशा आई डॉट आई कर लो, चाहे जे डॉट जे कर लो, चाहे के डॉट के कर लो, 1 ही आएगा हमेशा, ठीक है। अगर अब मैं पूछूं आपसे, ठीक है, कि आई डॉट जे बता दो, आई डॉट जे बता दो, तो क्या आएगा आई डॉट जे, ठीक है, एंगल कितने का बनेगा cos 90, देखो आई कैप एक्स एक्सिस के लॉन्ग और जे कैप वाई एक्सिस के लॉन्ग, दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, और cos 90 कितना होता है 0, तो ये कितना आएगा 0, ठीक है। तो आई डॉट जे करोगे 0, जे डॉट के करोगे वो भी 0, और के डॉट आई करोगे वो भी 0, ठीक है। तो आप ये चीज आप खुद निकाल सकते हो, ठीक है, ऑब्जर्वेशन करके, फॉर्मूला आपको मैंने दे दिया ए बी cos थीटा, इससे आप चीजें निकाल सकते हो, ठीक है। If two vectors a and b are perpendicular vectors, then ab cos 90 equals to 0, और I dot मैंने आपको ये चीज बता दी है पहले। चलो नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट आता है आपका वेक्टर प्रोडक्ट। मैंने बच्चों एक चीज इसमें बताई नहीं पीछे वाले में, रेजोल्यूशन वाले में बताता हूं मैं आपको, जब आप रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ोगे, ठीक है। अगर एक वेक्टर ए, चलो यहीं पे देख लो, रिजॉल्व हो रहा है, मतलब टूट रहा है, रिजॉल्व हो रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग उसका ये, वाई एक्सिस के अलोंग उसका ये, और जेड एक्सिस के अलोंग उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये है। दूसरा वेक्टर सेम बी एक्स आई कैप वेक्टर, ठीक है, वेक्टर नहीं सदा बी वाई जे कैप प्लस का बी जेड के कैप, ठीक है। अब ये दोनों वेक्टर्स क्या हो रहे हैं, रिजॉल्व है, रिजॉल्व फॉर्म में है, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग अलग वेक्टर, वाई के अलग और जेड के अलग, ये सब मैग्नीट्यूड है। आई के अलोंग कितना मैग्नीट्यूड ए एक्स, और जे के अलोंग ए वाई, और के अलोंग ए जेड। अब इन दोनों वेक्टर्स का मेरे को क्या निकालना है बच्चों, डॉट निकालना है। अब डॉट का फॉर्मूला क्या होगा, ए डॉट बी निकालना है मेरे को इन दोनों का। सिंपली बच्चों कुछ नहीं करोगे आप, एक के साथ क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई करोगे, ए एक्स इंटू बी एक्स, ठीक है, और आई कैप इंटू डॉट आई कैप, अभी अभी आपने पढ़ा है कितना होता है 1 होता है बच्चों, ठीक है, तो ये तो 1 हो गया, प्लस सेम ए वाई बी वाई, प्लस सेम क्या होगा बच्चों ए जेड बी जेड। तो ये लो, ये हो गया आपका रिजॉल्व वाले का फॉर्मूला, ठीक है, नोट करो। रिजॉल्व वाले का फॉर्मूला ए डॉट बी, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या अपने रिजॉल्व फॉर्म में है, रिजॉल्व फॉर्म में मतलब स्प्लिट फॉर्म में है, ठीक है, इस तरीके से। तो फॉर्मूला क्या होता है ए डॉट बी का, वो ये रहा, ए एक्स बी एक्स प्लस का ए वाई बी वाई प्लस का ए जेड बी एच, 3 वेक्टर और 3 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, सेम। चलो नेक्स्ट क्या है बच्चों, द वेक्टर प्रोडक्ट। अच्छा, वेक्टर प्रोडक्ट नाम से ही पता चल रहा है, इसमें जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको वो क्या होगा, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, ठीक है, तभी तो है वेक्टर प्रोडक्ट, नाम से पता चल रहा है। वो था स्केलर प्रोडक्ट, मतलब 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास एक प्रोडक्ट मिला जो नेचर में कैसा है, स्केलर, मतलब खाली उसके पास मैग्नीट्यूड है, उसके पास डायरेक्शन आपको मिली नहीं, ठीक है। तो इसको देखो बच्चों, इसको क्या होता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपको मिलता है ए बी साइन थीटा, और यहाँ डायरेक्शन मिलती है एन कैप, डायरेक्शन क्या मिलती है एन कैप, ठीक है। इसको अच्छे से समझो, और इसके डायरेक्शन आप निकाल भी सकते हो, ठीक है। अगर आपका ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर आपका इधर है, ठीक है, ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है, ठीक है, ध्यान दो इसको, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है,
तो ए बी साइन थीटा और एन कैप क्या है, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और ए और बी वेक्टर जिस प्लेन पर लाई कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। और जब कभी भी आप ए और बी आप क्रॉस लेते हो, उस वेक्टर की अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है, इस प्रोडक्ट की क्या निकालनी है, डायरेक्शन, तो आप राइट हैंड थंब रूल यूज करते हो, ठीक है। ए वेक्टर इस तरफ है, ठीक है, आपने अपनी उंगलियां फैलाई ए की तरफ, ठीक है, और एंगल ऊपर की तरफ, बी क्या ऊपर की तरफ, अब ऊपर की तरफ आपने बी की तरफ क्या किया, अपनी उंगलियों को मोड़ा, कर्ल किया, ठीक है। तो आपने जैसे कर्ल किया, जो थंब ने आपकी डायरेक्शन शो करी वही क्या था, प्रोडक्ट का वेक्टर की डायरेक्शन, वही क्या है, एन कैप। ए क्रॉस बी कितना ये बाहर आई, आउट ऑफ द प्लेन, इस बोर्ड के बाहर आई ना। अगर मैं ये ए है, ए इधर होता और बी नीचे होता, तो ए क्रॉस बी कहाँ आती, डायरेक्शन अंदर आती, बोर्ड के अंदर, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करते हो, डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हो, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। अब जब आप ए और बी को क्या करते हो, क्रॉस लेते हो, तो आपके पास एक तीसरा वेक्टर आता है सी, तीसरा जो ये है ना ए बी साइन थीटा, ये क्या है, तीसरा वेक्टर सी, ठीक है। इसके पास क्या होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, जो कि ए बी साइन थीटा इसको मैग्नीट्यूड प्रोवाइड कर देगा, और एन कैप क्या प्रोवाइड करेगा, इसको डायरेक्शन प्रोवाइड कर देगा, यही होता है, ठीक है। ए क्रॉस बी नाम है इसका क्रॉस, ठीक है, ध्यान रखना इन चीजों में। प्रॉपर्टीज देखो, वेक्टर अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स द वेक्टर क्वांटिटी, हमें पता है वेक्टर क्वांटिटी ये देता है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डज नॉट ओबे द कॉम्यूटेटिव लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं, क्यों गलती कर जाते हैं, उन्होंने ये चीज सीखी होती है डॉट प्रोडक्ट में कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है नेचर में, तो वेक्टर प्रोडक्ट भी कॉम्यूटेटिव होना चाहिए नेचर में, होता होगा कॉम्यूटेटिव नेचर में, पर ऐसा नहीं होता बच्चों। ऐसा इसलिए नहीं होता, तो ध्यान दो इस चीज को कि अगर आप एक क्रॉस बी निकालते हो, ठीक है, ये आता है ए बी साइन थीटा एन कैप, आता है नहीं आता, आता है बिल्कुल। तो अगर आप बी क्रॉस ए निकालते हो तो ये मिलता है बी ए साइन थीटा एन कैप, ठीक है। ध्यान देना की बात है बच्चों, अब ध्यान दो इस चीज को, ए क्रॉस बी, ए वेक्टर इधर, बी वेक्टर इधर, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ए क्रॉस बी डायरेक्शन क्या है, बाहर, ठीक है। अब चलो निकालो बी क्रॉस ए, बी बनाया आपने नीचे और ए बनाया आपने ऊपर, ठीक है। बी बनाया क्या आपने नीचे, बी क्रॉस ए जब भी करोगे तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, हमेशा रिवर्स चले जाएगी बच्चों, क्या हो जाएगी, हमेशा डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। बी क्रॉस ए निकालोगे तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट आ जाएगी। बी क्रॉस ए निकालोगे तो उसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी बच्चों, अपोजिट आ जाएगी। वापस जब इस तरीके से देखोगे आप तो इधर की डायरेक्शन क्या आ गई, अपोजिट, इधर से जाए तो डायरेक्शन क्या आ गई, अपोजिट, ठीक है। तो देखो ए क्रॉस बी आप यहाँ पर है, ए यहाँ रखा, बी यहाँ रखा, ठीक है। ए क्रॉस बी किया तो ए क्रॉस बी डायरेक्शन आई बाहर, अब बी क्रॉस ए कर रहे हो वहीं से, तो बी यहाँ है और फिंगर आपको कर करनी है ए की तरफ, करी, डायरेक्शन क्या आई, अंदर की तरफ, पहले की बाहर की तरफ आई, उसके बाद नेक्स्ट अंदर की तरफ आई, डायरेक्शन में क्या आया, नेगेटिव आया। नेगेटिव क्या होता है, अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन शो की ना, ठीक है ना, कि एक अंदर आई और एक बाहर आई, तो ये होते हैं एंटी कॉम्यूटेटिव नेचर में। कैसे होते हैं बच्चों, एंटी कॉम्यूटेटिव, एंटी कॉम्यूटेटिव, ठीक है। मतलब ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए, ये होता है एंटी कॉम्यूटेटिव इन नेचर, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एडिशन के डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। नेक्स्ट, अच्छा क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, जैसे आपने उसका निकाला था स्केलर के साथ आई डॉट आई करके, वैसे ही आप निकाल लो आई क्रॉस आई करके, 1 into 1 साइन 90, एंगल कितना बनेगा, साइन 90, साइन
सॉरी साइन 0 डिग्री बना है, साइन 0 डिग्री, क्योंकि दोनों वेक्टर्स एक्स एक्सिस के होंगे, ठीक है। और एन कैप तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के करोगे जब कभी भी आप क्रॉस लोगे इन दो वेक्टर्स का, ये दो यूनिट वेक्टर्स का, हमेशा आपको क्या मिलेगा, इनका प्रोडक्ट 0 मिलेगा। क्यों मिलेगा वो आपको पता है, क्योंकि साइन 0 डिग्री वहां पर बन रहा होता है एंगल, ठीक है। नेक्स्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज गिवन एज, सेम बात है, अगर आपके पास एक वेक्टर ये है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर आपके पास परपेंडिकुलर है बी वेक्टर, ठीक है, एंगल कितना क्या बनेगा 90, साइन 90 कितना होता है 1, तो आपके पास क्या मिलता है ए बी एन कैप, ए बी क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड दे देगा, एन कैप क्या दे देगा इसकी डायरेक्शन वापस एक्स एन कैप, ठीक है, बाहर की तरफ। नेक्स्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको करो हाईलाइट, ये रही है ना, यहां से इसको हाईलाइट कर दो, ठीक है, ये चीज क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बार बार चीजें यूज होगी, ये वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब सेम तरीके से अगर आपके पास एक वेक्टर ए है और रिजॉल्व फॉर्म में है, रिजॉल्व फॉर्म के मतलब कि एक्स एक्सिस के अलोंग आपको उसकी डायरेक्शन पता है, एक्स एक्सिस के अलोंग, और उसकी मैग्नीट्यूड पता है एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग उसका मैग्नीट्यूड पता है, डायरेक्शन पता है, और जेड एक्सिस के अलोंग उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पता है, तो रिजॉल्व फॉर्म ही यही होती है। बी ये है, अब आप इन दोनों का जब क्रॉस लेते हो, ध्यान दो इसको, तो ए क्रॉस बी जब कभी भी आप लेते हो तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू क्या आता है, ये डिटर्मिनेंट का साइन होता है, ये किसका साइन होता है, डिटर्मिनेंट का साइन होता है, ठीक है, ये क्या आता है आई कैप, 12th वाले बच्चे को पता होगा डिटर्मिनेंट क्या होता है, 11th वालों को शायद ना ही पता हो, लेकिन जी मेंस वालों को पता होगा, 100% श्योरिटी है, ठीक है, कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। तो ये ए एक्स ए वाई ए जेड, अब आप आई जे के आपने लिख दिया यूनिट्स वेक्टर, आई के लॉन्ग क्या है ए एक्स, जे के लॉन्ग ए वाई और के लॉन्ग ए जेड। दूसरा वेक्टर बी, तो बी एक्स बी वाई बी जेड। बच्चों अब जब कभी भी आप इसका क्रॉस निकालते हो तो क्रॉस आंसर कितना आएगा, ठीक है, वो क्रॉस का आंसर क्या आता है बच्चों, तो इसको निकालते कैसे है, ध्यान देना इस चीज में, मैं आपको सिंपल से बताऊंगा बिल्कुल आसान तरीके से, इसके बाद आप कभी गलती ना करोगे। ए क्रॉस बी, जब कभी भी आप ए क्रॉस बी निकालोगे तो उसका आंसर क्या आएगा, ब्रैकेट डाल लो यहाँ पर, ज्यादा क्लियर आएगा, ठीक है। आई कैप लिखो, आई कैप आपने लिखा, स्मॉल ब्रैकेट डालो, आई कैप आपने लिखा यहाँ पर, आई कैप, आई कैप में अगर आपको क्या डालना, हाथ अपना हाथ रखना है और इन दोनों का क्रॉस लेना है, तो ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस करना है ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई, ठीक है, आई का काम खत्म, आई पर आपने हाथ रखा और इन दोनों का क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, बीच में क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। और जब आप जे के केस में करोगे तो जे के केस में आपको माइनस बीच में लगाना पड़ता है, तो माइनस का जे कैप, ठीक है, जे में हाथ रखा, अब किसका क्रॉस होगा, इन दोनों का क्रॉस, ठीक है, क्रॉस करो तो बी जेड ए एक्स माइनस सेम ए जेड बी एक्स, के का केप करोगे तो के पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, के पर हाथ रखो, बी वाई ए एक्स माइनस के ए वाई बी एक्स, माइनस के ए वाई और ये हो गया बी एक्स, ठीक है, इसमें हाथ रखना, तो ए एक्स बी वाई, ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। तो यही आता है आपका क्रॉस निकल के, ठीक है, ध्यान में इस चीज में रखनी है आपको, ध्यान में जे के केस में पहले आपको माइनस लगाना है, बाकी एज इट इज आपको फॉलो करना है, आई के केस में पॉजिटिव रहेगा, जे के केस में नेगेटिव रहेगा और के केप में पॉजिटिव रहेगा, बस जे को हमें माइनस डालना है, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो इसका रिजॉल्व फॉर्म है, ये डिटर्मिनेंट ही होता है बच्चों, इसको डिटर्मिनेंट ऐसे निकालते हैं, ये पता ही होगा आपको, डिटर्मिनेंट 12th वालों को पता होगा, जी मेंस तैयारी कर रहे हो आप तो आपको एक चीज पहले से पता होगी, ठीक है, मोस्टली चांस है पता है आप चीज, कोई चीज कि डिटर्मिनेंट ही निकालते हैं, इसे डिटर्मिनेंट ही कहते हैं, ठीक है, कि डिटर्मिनेंट निकालना होता है। नेक्स्ट, अच्छा साइकिल रूल मालूम है, ठीक है, ओ एंटी क्लॉकवाइज आना था इसको, ठीक है, ठीक है, ये लो आई और ये लो, यहां पर जे डाल देता हूं,
जे, और ये यहाँ पर डाल देता हूँ के, ठीक है, आई जे के। अगर आपकी डायरेक्शन क्या है बच्चों, क्लॉक वाइज है, तो क्लॉक वाइज में जब आई जे निकालोगे तो आपको के मिलता है, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, ठीक है, इस तरीके से के क्रॉस आई जे। लेकिन जब आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हो, एंटी क्लॉकवाइज चलते हो मतलब जे क्रॉस आई निकालना चाह रहे हो आप, जे क्रॉस आई निकालना चाह रहे हो, तो जे क्रॉस आई आपको नेगेटिव के मिलता है। क्या मिलता है? नेगेटिव के। क्लॉकवाइज चलोगे तो पॉजिटिव चीजें मिलेगी, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ठीक है। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी ऐसे ही चलती है, टक 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 टक, ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज चलोगे जब, एंटी, तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हो मतलब क्लॉक जिस डायरेक्शन में चलती है उसके अपोजिट चलते हो, उल्टा उल्टा, तो आई और के जब क्रॉस करोगे तो आपको नेगेटिव चीज मिलेगी, नेगेटिव का जे मिलेगा। इसे साइकिल रूल कहते हैं, याद रखना इसको, ठीक है, साइकिल रिप्रेजेंटेशन। बच्चों एक और चीज मैंने नोट में डाली है, ये कभी कभी पूछ लेता है जी मेंस वाला, जी मेंस जो ये होता है ये पूछ लेती है बच्चों से। मेरे हिसाब से बच्चों ने पढ़ा होगा, 12th वालों को पढ़ा होगा, ठीक है, 12th वालों ने वेक्टर्स में पढ़ा होगा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इज गिवन बाय, ये बच्चों ने पढ़ा है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसे कहते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ये निकलता है कैसे? बी ए डॉट सी, ठीक है, माइनस के सी ए डॉट बी, ठीक है, ठीक है। आगे ए क्रॉस लिखा है तो आगे ए लिखा है तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा बी से, बी से आपने स्टार्ट किया, ए अंदर डाला, सी मतलब एंड में चले गया, एंड में चले गया, माइनस साइन डालना है, बी हो गया यहाँ पर, सी यहाँ लिखोगे आप, बी के बाद क्या आता है? सी आता है, तो सी लिखा, ब्रैकेट, ए वापस लिखना है, डॉट डालना है, किसके साथ? बी के साथ, क्योंकि आप सी के साथ पहले ही डॉट कर चुके हो, ठीक है। ये याद रखने की चीजें होती है, आप कैसे भी तरीके से याद रख सकते हो। नेक्स्ट करते हैं बच्चों, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। मैंने अभी अभी आपको रिजोल्यूशन, ये देखो इसको समझो चीज को, रिजोल्यूशन कमाल की चीज है, ठीक है, कमाल की चीज है। मेरे पास फोर्स लगाया मैंने हॉरिजॉन्टल से मैंने क्या लगाया? थीटा इंक्लिनेशन पर या थीटा एंगल पर मैंने क्या लगाया? एक फोर्स लगाया। एक क्या लगाया मेरे प्यारे बच्चों? फोर्स लगाया। अगर मैं सीधा हॉरिजॉन्टल लगाता तो मैं कंपोनेंट की बात नहीं करता, क्योंकि मेरे को पता ही है अगर मैंने फोर्स लगाया एक्स एक्सिस के अलोंग, तो मेरे को मालूम है कि एक्स एक्सिस के अलोंग ही मैंने फोर्स लगाया, सारा फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग ही लगा होगा। लेकिन अगर मैंने थीटा पे लगाया है, मैंने फोर्स ऐसे लगाया है, मैंने फोर्स ऐसे नहीं लगाया एक्स एक्सिस के लोग, मैंने फोर्स ऐसे नहीं लगाया वाई एक्सिस के लोग, ठीक है। मैंने कैसे लगाया फोर्स? मैंने फोर्स ऐसे लगाया, ऊपर की तरफ, इस तरफ किसी एंगल पर लगाया फोर्स। तो जो ये फोर्स है वो डिवाइड हो गया, वो क्या हो गया? बट गया एक्स एक्सिस के अलोंग एफ एक्स आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग एफ वाई जे कैप। इसे ही कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। वेक्टर क्या हो गया? फोर्स जो वेक्टर है वो रिजॉल्व हो गया, टूट गया, किसके अलोंग? एक्स एक्सिस के अलोंग टूट गया और वाई एक्सिस के अलोंग टूट गया, ठीक है, इस तरीके से। अब इन दो क्या है, उस फोर्स के दो क्या है? कंपोनेंट, इन्हें कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी कह सकते हैं इनको, ठीक है, या कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं। फोर्स का कंपोनेंट बताओ एक्स एक्सिस के अलोंग, तो एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स का कंपोनेंट क्या आएगा? एफ एक्स आई कैप। वाई एक्सिस के अलोंग मेरे को फोर्स का कंपोनेंट बताओ, वाई एक्सिस के अलोंग क्या आएगा? एफ वाई जे कैप, ठीक है, एफ वाई जे कैप, ठीक है। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट, ध्यान दो इसको, ठीक है, ध्यान दो इसको। हमेशा एक्स एक्सिस के साथ अगर वो बना है एफ और हॉरिजॉन्टल पर बन रहा है थीटा, तो थीटा हॉरिजॉन्टल, जब भी थीटा बनेगा हॉरिजॉन्टल के साथ वो हमेशा कॉस थीटा होगा, हमेशा क्या होगा? कॉस थीटा होगा। मतलब जो ये आएगा आपका कंपोनेंट आएगा इसके अलोंग, वो क्या होगा? एफ एक्स कॉस थीटा।
जो ऊपर आएगा परपेंडिकुलर या जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, एफ वाई साइन थीटा, एफ वाई साइन थीटा। ये तो सिंपल सी चीज है, ठीक है, ये तो मैंने सिंपल डायग्राम बनाया है, ठीक है। जब हाई लेवल डायग्राम आएगा इस तरीके से आपका बना होगा, ठीक है, थीटा यहां पर होगा, ठीक है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्स कंपोनेंट कौन सा है, इसका वाई कंपोनेंट कौन सा है। थीटा ये है तो एफ एक्स कॉस थीटा ये होगा, क्योंकि थीटा जहां से सटा हुआ है, थीटा जिस एक्सिस से सटा हुआ होता है वो कॉस थीटा वाला एक्सिस होता है, ठीक है बच्चों, वो कॉस थीटा वाला एक्सिस होता है। यही होता है रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। मैंने 2D स्पेस की बात की थी, 3D भी हो सकता है, तो एफ जेड आ जाएगा, इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दो, प्लेन पर है, ए एक्स बना यहाँ पर, ए वाई बना यहाँ पर, और ए एक्स आई, तो ए कॉस थीटा आई कैप अलोंग एक्स डायरेक्शन पर होगा, ए साइन थीटा जे कैप वाई डायरेक्शन पर होगा, ठीक है। आगे 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 आगे। अच्छा, किसी भी इस फोर्स का मेरे को क्या निकालना है, एफ नेट, नेट मैग्नीट्यूड निकालो इसका, फोर्स का क्या निकालो, नेट मैग्नीट्यूड। ये फोर्स नेट मैग्नीट्यूड क्या है, तो इस फोर्स का या जो वेक्टर रिजॉल्व हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते, अंडर रूट कर लो, रूट ले लो, रूट लोगे तो क्या होएगा यहाँ पर, एफ एक्स का स्क्वायर प्लस का एफ वाई का स्क्वायर, ठीक है। ये रही वो चीज, ट्रायंगल लॉ। क्या है, ट्रायंगल लॉ। उसकी डायरेक्शन बता दो, बता देंगे tan थीटा इज इक्वल टू ए वाई डिवाइड बाई ए एक्स। इधर देखो, ये मैंने परपेंडिकुलर इसमें ड्रॉप किया, जितना ए वाई इधर उतना ए वाई यहाँ भी, ठीक है। ये ए एक्स, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या ए वाई डिवाइड बाई बेस क्या ए एक्स, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, tan इनवर्स ए वाई डिवाइड बाई ए एक्स, ठीक है। ये इसके क्या है, एंगल, ये क्या है इसका एंगल, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई डिवाइड बाई ए एक्स, ठीक है। क्लियर। आगे रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। अब इसको चलो एग्जांपल से समझो। ये हूं मैं, ठीक है, ये मैं हूं, ठीक है, 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा हूं -1 इस डायरेक्शन पर। ये मेरा दूसरा दोस्त 60 ms-1 से जा रहा है, ये इसकी स्पीड तेज है, पतला लड़का है ये, ठीक है, पतला लड़का है, इसकी स्पीड तेज है, 60 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से दौड़ रहा है ये, मैं भी दौड़ रहा हूँ, ये भी दौड़ रहा है, ठीक है। अब मेरे हिसाब से मैं अपने रिस्पेक्ट पर अगर इसकी स्पीड नापूंगा तो मेरे को 60 नजर नहीं आएगी कि 60 से भाग रहा है, ठीक है। अगर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं इसको, ठीक है, 30 से मैं भाग रहा हूँ, 60 से वो भाग रहा है, 30 से मैं भाग रहा हूँ, 60 से वो भाग रहा है, 30 से मैं भाग रहा हूँ, कहीं रुक नहीं रहे, हम बीच में भाग रहे हैं, ठीक है। तो हम दोनों के बीच में, जो हम दोनों क्या है, मोशन में है, और मैं मोशन में दूसरे की क्या का स्पीड को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो इसे कहते हैं रिलेटिव मोशन, इसे कहते हैं रिलेटिव मोशन। अब मैं वेलोसिटी को मेजर कर रहा हूं तो इसे कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। कुछ ना कुछ वेलोसिटी हम दोनों के बीच में क्या होगी, रिलेट होगी, क्योंकि हमारा मोशन ऐसा है, हम दोनों क्या है, मोशन में है, तो हमारे बीच में कुछ ना कुछ रिलेटिव वेलोसिटी जरूर होगी। वो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, मेरे रिस्पेक्ट पर, ये मैं मान लेता हूं ए या बी, वी ए बी, वी ए माइनस के वी बी। अगर मैं दोनों सेम डायरेक्शन पर है तो माइनस, डिफरेंट डायरेक्शन में है तो प्लस, ठीक है, सेम डायरेक्शन में है तो माइनस और डिफरेंट डायरेक्शन में है तो प्लस करना पड़ता है, ठीक है। तो वी ए माइनस का वी बी करूंगा तो वी ए बी कितनी आएगी, मैग्नीट्यूड लेते हैं इसका, ठीक है, मैग्नीट्यूड। तो वी ए बी कितनी आएगी, 30 मीटर पर सेकेंड, वी ए बी कितनी आएगी, 30 मीटर पर सेकेंड। मतलब हम दोनों के बीच में कितने की वेलोसिटी का रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड। कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। इसे कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, इसे कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो रिलेटिव वेलोसिटी का कमाल। अगर केस 1 ये ए सेम डायरेक्शन,
सेम डायरेक्शन तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है क्या। अगर क्या है केस वन सेम डायरेक्शन, ठीक है, सेम डायरेक्शन में अगर आप कर रहे हो, मैं भी इधर भाग रहा हूं, वो इस डायरेक्शन में भाग रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, ठीक है। अगर अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन डालो इसको, अपोजिट डायरेक्शन मतलब ये इधर भाग रहा, मैं इधर भाग रहा, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, एड अप हो जाएगी, ठीक है, एड अप हो जाएगी, मतलब वी ए बी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, वी ए माइनस के माइनस ऑफ वी बी, ये आ जाएगी वी ए प्लस का वी बी, ठीक है, वी ए बी, ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसे पढ़ते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी, बी के रिस्पेक्ट पर ए की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, ठीक है। डिफरेंट केस हमने पढ़े, पहला बोथ ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी मूव अलोंग पैरेलल स्ट्रेट लाइन इन द अपोजिट डायरेक्शन, then relative velocity of b with respect to a, relative velocity of b with respect to a, ठीक है, उस चीज को आगे रखना है जिस पे आप रिस्पेक्ट पर ले रहे हो, तो b की मैं वेलोसिटी b की निकाल रहा हूं किसके रिस्पेक्ट पर a, तो a आप लास्ट में डालोगे। वो कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं ये फॉर्मूला, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, एड अप हो जाती है, अपोजिट डायरेक्शन पर, सेम डायरेक्शन पे क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, देखो इफ बोथ ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी मूव अलोंग पैरेलल स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन पर चल रही है चीजें, यहां मैं जा रहा हूं वो भी सेम दौड़ रहा है, मैं ऐसे दौड़ रहा हूं तो वो भी सेम दौड़ रहा है, ठीक है, तो क्या होती है, माइनस हो जाती है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों, माइनस हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट स्टार मान लो, सीबीएसई वालों स्टार मान लो, जी मेंस वालों भी मार सकते हैं स्टार, ठीक है, क्योंकि जी मेंस वालों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। देखो जी मेंस वालों के लिए सब इंपॉर्टेंट है, सब चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सीबीएसई वालों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसमें इस चैप्टर में से आता ही कितना है, इस चैप्टर में से हम पूछ सकते हैं वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, टॉपिक से। सॉरी, क्रॉसिंग द रिवर, केस 2 क्या है, क्रॉसिंग द रिवर टू, अब क्या होता है कि एक नदी है मेरे पास बच्चों, एक नदी है और मैं यहां पर खड़ा हूं, ठीक है, मैं हूं स्विमर, मैं क्या हूं बच्चों, स्विमर, मेरे को बहुत अच्छे से क्या आती है, स्विमिंग आती है बच्चों, ठीक है, टू क्रॉस द रिवर ओवर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब अगर, ठीक है, फिगर देख लो यहां से, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये वी रिवर हो गया, इस तरफ जा रही है, ठीक है, इस तरीके से मैं हूं स्विमर। अगर पहला केस है कि टू क्रॉस द रिवर ओवर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब सबसे छोटे डिस्टेंस पर, सबसे छोटे डिस्टेंस पे मेरे को अगर रिवर क्रॉस करनी है जिसके डिस्टेंस क्या है डी, विड्थ रिवर की डी है, ठीक है। अब मुझे को स्विमर हूं मैं, मेरे को छोटे डिस्टेंस पर क्या करनी है, मतलब उस रास्ते से जाना है जहां पर कठिनाई कम हो, जहां से मैं जल्दी पहुंच जाऊं, ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस मेरे को ट्रैवल करना है। देखो ये तो लंबा डिस्टेंस होता है, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ही क्या होता है, हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, स्ट्रेट लाइन ही क्या होता है, हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। अब बच्चों इसको प्रैक्टिकल देखो कि अगर मैं सीधा सीधा जाने की कोशिश करूं, मतलब अगर मैं सीधा स्विम करूं, इस सीधे डायरेक्शन में अगर मैं स्विम करने की कोशिश करूं, ठीक है, मैं जा रहा हूं सीधे सीधे इस तरीके से स्ट्रेट स्विम कर रहा हूं, मेरी वेलोसिटी आगे की तरफ है, बिल्कुल ऊपर की तरफ, ठीक है, मान लेते हैं हम ऊपर की तरफ, करंट बह रही है इधर तरफ, मतलब पानी क्या करता है, फ्लो करता है, ठीक है, वाटर क्या करता है, फ्लो करता है, उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होती है, उसकी कुछ ना कुछ स्पीड हुई। अगर मैं सीधा मूव करता हूं, अगर मेरी वेलोसिटी सीधी है और उसकी वेलोसिटी इस तरफ है, हम दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन आएगा, एक रिलेटिव वेलोसिटी आएगी जिसकी वजह से मेरी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी और मैं लंबे रास्ते से चले जाऊंगा। मैं क्या करूंगा, लंबे रास्ते, मतलब मैंने क्या किया, डिस्टेंस अपना बढ़ा दिया, हाई डिस्टेंस ले लिया, लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा,
लेकिन मेरे को तो करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे ट्रैवल। तो अगर मेरे को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे ट्रैवल करना है, मतलब इस रिवर को पार करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर, इस पॉइंट से बी पॉइंट पर मेरे को जाना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस रिवर से थीटा एंगल पर मैं क्या करता हूं, टेढ़ी डायरेक्शन में क्या करता हूं, मैं थीटा एंगल की डायरेक्शन में क्या करता हूं, स्विम करता हूं। थीटा एंगल की डायरेक्शन में क्या करता हूं, मैं स्विम करता हूं। मेरी वेलोसिटी इस तरफ है, वीएम क्या है, मेरी वेलोसिटी इस तरफ, ठीक है। रिवर की वेलोसिटी इस तरफ। अब जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, सीधी वेलोसिटी। अब जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, वीएमआर क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी। ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी, यही तो है रिलेटिव वेलोसिटी, यही तो है रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। अब जो रिलेटिव वेलोसिटी आई वो सीधी आई। अब मैं डिस्टेंस सीधा ट्रेवल कर लूंगा। मैंने थीटा एंगल पर क्या किया, टेढ़ा स्विम करने की कोशिश की। अगर मैं टेढ़ा स्विम करूंगा और रिलेटिव वेलोसिटी रिवर की इस तरफ है, मेरी तरफ फोर्स झुकाव आएगा, नदी क्या करेगी, मेरे को सीधा इस तरफ क्या करेगी, फोर्स लाएगी, मतलब इस तरफ बहाएगी, मेरे को इस तरफ बहाएगी। तो मैं क्या करूंगा, मेरी वेलोसिटी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो सीधी आएगी इस डायरेक्शन पर। मैं क्या करूंगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंसेस को रिवर को क्रॉस कर दूंगा, ठीक है। अब इस तरह देखो, अब इसको क्रेज कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। अब इधर देखो, अब लिखो इन ट्रायंगल ओएपी साइन थीटा क्या होता है, भाई साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, वीआर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज क्या है, वीएम। वीएमआर क्या आएगी, वीएमआर ये पाइथागोरस लगाओ, वीएम का स्क्वायर प्लस वीएम का स्क्वायर इज इक्वल टू वीआर का स्क्वायर प्लस का वीएमआर का स्क्वायर। तो वीएमआर की वैल्यू क्या आएगी, देखो वीएमआर की वैल्यू क्या आएगी, रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है। अब टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, अब इस रिवर को क्रॉस करने पर मेरे को कितना टाइम लगा होगा, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या आया, जितनी रिवर की विड्थ है डी, और टाइम क्या, वेलोसिटी क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी वीएमआर किसके इक्वल है, अंडर रूट वीएम का स्क्वायर माइनस का वीआर का स्क्वायर। यही है बच्चों, यही है, ठीक है, यही चीज है, ठीक है। नोट कर लो इसको, नंबर 1 नंबर 2, ठीक है। दो चीज नोट कर लो। केस 2 था ये, क्रॉसिंग द रिवर, टू क्रॉस द रिवर ओवर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में मेरे को क्या करना है, रिवर को क्रॉस करना है। तो मेरे को थीटा एंगल पर, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर क्या करना होगा, स्विम करना होगा, ताकि मेरा रिजल्टेंट बने, ताकि मेरे जो रिजल्टेंट बने वेलोसिटी का वो क्या बने, परपेंडिकुलर बने, ठीक है। इस तरफ डायरेक्शन, सीधी डायरेक्शन में बने, स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन में बने, और मैं जल्दी से क्या कर दूंगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से रिवर को क्रॉस कर दूंगा। नेक्स्ट बच्चा केस 3, टू क्रॉस द रिवर इन पॉसिबल शॉर्टेस्ट टाइम। सबसे कम समय पर रिवर को क्रॉस कर दो, सबसे कम समय पर क्या करना है बच्चों, मेरे को रिवर को क्रॉस करना है, ठीक है। तो इस बार मैं क्या करूंगा, कम समय लूंगा, मतलब मेरे को टाइम कम लेना है और रिवर को जल्दी क्रॉस कर देना है, कम समय में रिवर क्रॉस करना है। तो इस केस पर बच्चों इस केस पर मैं कैसे मूव करूंगा बच्चों, सीधा। मेरी जो वेलोसिटी, इस केस में मैं सीधा क्या करूंगा, तैरूंगा सीधा। मेरी वेलोसिटी मतलब मैं स्ट्रेट लाइन पर क्या करूंगा, तैरने की कोशिश करूंगा। वी आर सेम वेलोसिटी, ठीक है। वी आर क्या है, रिवर की वेलोसिटी सेम। रिजल्टेंट जो बनेगा वो इतना बनेगा, इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, इस तरफ। अगर मेरे को ए पॉइंट पर पहुंचना था, यहां से देखो इस चीज को, ठीक है, और मैं यहां पर हूं सी पॉइंट पर, और पीछे में रिवर है बच्चों। मेरे को जल्दी से शॉर्टेस्ट टाइम पर रिवर को क्रॉस करना है, बस शॉर्टेस्ट टाइम पर, ठीक है। वहां पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, यहां पर शॉर्टेस्ट टाइम, मतलब कम से कम समय लेना है बच्चों। मैं सीधा मूव करूंगा, ठीक है, सीधा क्या करूंगा, मैं तैरूंगा, ठीक है। वेलोसिटी रिवर की चाहे इधर हो, ठीक है, वी आर, मेरी क्या है इधर वी एम, ठीक है।
अच्छा, अब जो मेरा रिजल्टेंट बनेगा वो इधर झुके हुए बनेगा, इधर बनेगा, ठीक है। मैं सी पॉइंट पर था, मेरे को ए पॉइंट पर जाना था, लेकिन मैं ए पॉइंट की जगह बी पॉइंट पर आ गया। मेरा टाइम बच गया कि मैंने इतना डिस्टेंस और ट्रेवल, अगर मैं ए से, ये देखो, सी से ए पर जाता, ठीक है, फिर मुझे ए से बी पर जाने के लिए और टाइम लगता कि नहीं लगता, जाने पर टाइम लगता कि नहीं लगता, और टाइम लगता। लेकिन मैं डायरेक्ट सी से बी पर पहुंच गया, डायरेक्ट सी से बीच पर पहुंच गया, मेरा ये वाला टाइम बच गया। इसे कह रहे हैं शॉर्टेस्ट टाइम पर कैसे आप कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि मैं ए से बी की दूरी कितनी है, एक्स, इन दोनों की दूरी क्या है, डी, ठीक है, डी इन दोनों की दूरी है, और ये डिस्टेंस क्या है, कैपिटल डी, ठीक है। तो स्पीड टाइम निकाल लो, टाइम क्रॉसिंग द रिवर, कितना टाइम लगेगा आपको रिवर को क्रॉस करने पर। टाइम निकलो, क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड किस स्पीड से गया मैं तो इसमें वीएम के स्पीड से गया हूं, मैं वीएम के स्पीड से गया हूं। मैं किस स्पीड से गया, वीएम के स्पीड से। मैं किस स्पीड से गया बच्चों, वीएम के स्पीड से, नहीं सॉरी वीएमआर आएगा यहाँ। रिलेटिव स्पीड तो मेरी वीएमआर आई ना, रिलेटिव स्पीड तो मेरी वीएमआर आई, ठीक है। तो वीएमआर स्पीड से, ये रिलेटिव स्पीड थी मेरी, और मेरा डिस्टेंस क्या था, ओबी। मेरा डिस्टेंस क्या था बच्चों, ओ और पी, ये डिस्टेंस था ना कि मेरा डिस्टेंस, मैंने डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया, मैं तो गया सीधे था, मैं सीधा जा रहा था, लेकिन नदी ने क्या किया, मेरी रिलेटिव वेलोसिटी बनी टेढ़ी, फोर्स लगा होगा, मैं थोड़ा झुक झुक के, मतलब मैं इधर इधर तैरूंगा। और आपको जब आप तैरते हो ना, तो आप देखोगे कि जो आपका रिवर के करंट है, जो रिवर बहती है, वो आपको धकेलने की कोशिश करती है, फोर्स लगाती है, ठीक है। आप सीधे सीधे जाओगे तब भी आपको धकेलेगी, आपके डायरेक्शन से आपको डिविएट करेगी। यही रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट होता है बच्चों, ठीक है। ओ बी डिस्टेंस कैसे आएगा, ये डिस्टेंस कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का टी स्क्वायर, पाइथागोरस क्या आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का टी स्क्वायर, ठीक है। वी एम आर कैसे आएगी, अगेन पाइथागोरस, वी आर का स्क्वायर वी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू, सब चीजें बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सारी चीजें क्लियर है, टाइम इज इक्वल टू, ठीक। द बोट विल बी रीचिंग द पॉइंट बी इंस्टेंट ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट ए की जगह बोट कहां पहुंच जाएगी, पॉइंट बी। अगर बोट तैरा रहे हो, बोट तैरो, मैं तो खुद तैर रहा हूं। इफ ए बी इक्वल्स टू एक्स, अगर ए बी एक्स होगा, ठीक है। बाकी सारी चीजें मैंने इसमें आपको बता दिया है। मोशन इन अ प्लेन, कि प्लेन में मोशन कैसे होता है। अब देखो इस चीज को, अब इस चीज को आप देखो, मोशन इन अ प्लेन, ये चीजें हम पहले भी कर चुके हैं एक्स एक्सिस से, ठीक है। और ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। मैंने ओरिजिन से एक पार्टिकल लिया ए, जिसका रिजल्ट r1 वेक्टर, पोजीशन वेक्टर है r1, दूसरा है r2, दूसरा पार्टिकल b, ठीक है। इन दो पार्टिकल के बीच का डिस्प्लेसमेंट r वेक्टर, ठीक है। तो अब देखो, अब आपकी चीज होती है कि ओ ए r1, OB r2, और A और B क्या है, इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोजीशन A टू B इज AB। A और B के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होगा कितना होगा, R वेक्टर होगा। वो R वेक्टर किसके इक्वल होगा, R2 वेक्टर माइनस के R1 वेक्टर। अब ये R वेक्टर क्या है, ये R वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। पार्टिकल की पोजीशन आपको बताते हैं। वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, r2 माइनस के r1, r2 माइनस के r1 क्या, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, t2 माइनस के t1, फाइनल टाइम माइनस के इनिशियल टाइम, ठीक है। ए पार्टिकल मूविंग इन xy प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ पार्टिकल मूव कर रहा है xy प्लेन पर, उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एक्स एंड वाई एक्सिस के लिए आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया था पिछले स्लाइड में, पिछले से पिछले स्लाइड में, ठीक है, कि वेक्टर को रिजॉल्व भी करते हैं। वेक्टर को मैंने रिजॉल्व करके बताया था ना, कि अगर फोर्स है एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप और एफ जेड के कैप, बच्चों लिखवाया था नहीं लिखवाया था, पीछे रिजॉल्व करके लिखवाया था, ठीक है। तो वैसे ही अगर वेलोसिटी में बताऊं ux vx, ठीक है, तो आप न्यूटन्स के 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को रिजॉल्व फॉर्म में भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, पहली वाली क्या होती है, v = u प्लस का at, ये होती है कि नहीं होती। एक्स एक्सिस के अलोंग लिखना चाह रहा हूं मैं न्यूटन की फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को, तो vx = ux प्लस का ax, और ये हो गया t। कुछ नहीं किया मैंने बच्चों, फॉर्मूला वही है, बस वेलोसिटी क्या ली इस बार, एक्स एक्सिस के अलोंग ली, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग मेरे को मोशन लिखनी थी पार्टिकल की,
ये हो जाएगी। वाई एक्सेस के अलॉन्ग लिखना चाहूँ तो वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस का ए वाई, और ये हो गया टी। ये लो, ये वाई एक्सेस के अलॉन्ग है, ठीक है। तो ये इस तरीके से। नेक्स्ट है पार्टिकल मूविंग इन एक्स वाई प्लेन। तो ये सारी चीजें मैंने बता दिया कि वी एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी करके लिख सकते हो आप। वेलोसिटी को वाई एक्सेस के अलॉन्ग लिख सकते हो एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस का यू एक्स टी प्लस का हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। न्यूटन के तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को आप एक्स वाई और जेड एक्सेस के अलॉन्ग लिख सकते हो, ठीक है। बस आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप एक्स एक्सेस के अलॉन्ग लिख रहे हो तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ठीक है, वो भी आपको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वाला लेना पड़ेगा। ये नहीं कि आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये फॉर्मूला लिख रहे हो और वेलोसिटी ऑफ वाई एक्सिस वाले ले रहे हो, ऐसे नहीं होता, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? आपने नीरज चोपड़ा के बारे में सुना ही होगा, सबने नीरज चोपड़ा के बारे में सुना कि जवेलियन थ्रो किया था और हाईएस्ट किया था, गोल्ड मेडल मिला था, ठीक है। अच्छा, जवेलियन थ्रो जब किया था, जवेलियन को ऐसा पकड़ते हैं और किस एंगल पर फेंकते हैं, किस एंगल पर, ठीक है, किस एंगल पर फेंके कि वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कर ले, ठीक है। इस तरीके से अगर जवेलियन में फेंकता हूँ, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब ग्राउंड से मैंने किसी एंगल में कोई चीज फेंकी, चाहे रॉकेट भी क्या होता है ऐसे तो लॉन्च होता है, ये देखो इस तरीके से, ठीक है। पहले की जो कैनन होती थी ना, कैनन, वो भी ऐसे ही लॉन्च कर दी जाती, किसी हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर ऊपर होती थी, एंड आप उसमें क्या करते थे, ये आग लगाने वाला होता था, आग लगाते थे और यहाँ से फायर करते थे, यहाँ से क्या फायर निकल, कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, कुछ ना कुछ समय तक वो हवा में रहती थी, फिर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस गिर जाती थी ग्राउंड पर, ठीक है। इसे ही कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन को मतलब चीजों को ऐसा फेंकना, अगर आप चीजों को सीधी फेंकते हो, मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं यहां पर खड़ा हूं और मैंने, ये समझ लो हॉरिजॉन्टल है, और मैंने ऐसे फेंक दी बॉल, ऐसे फेंक दी, प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है। हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना, जीरो, थीटा क्या बना, जीरो। लेकिन मेरे पास बॉल ये है, मैंने किसी ना किसी एंगल पर फेंकी, मैंने ऊपर उछाला, इसको पहले इस एंगल पर फेंकी, इस कुछ ना कुछ एंगल बना, तो ये ऊपर जाएगी, इस तरीके से ऊपर जाएगी, फिर नीचे गिरेगी, इस तरीके से बच्चों, ये जाएगी इस तरीके से और फिर इस तरीके से नीचे गिरेगी। इसे कहते हैं प्रोजेक्टाइल, इसे कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, इसे कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन की कुछ कंडीशंस होती है, वो देख लो आप। अगर आप यू थीटा एंगल पर फेंक रहे हो, अगर उसकी फेंकने की, जिससे आप फेंक रहे हो, जिस ऑब्जेक्ट को आप फेंक रहे हो, अगर वो यू वेलोसिटी है उसकी, तो उसके दो कंपोनेंट बनेंगे। अभी बताया था रिजॉल्व कैसे करते हैं, थीटा के सामने बनने वाला, मतलब थीटा के साथ जो बनता है वो हमेशा कॉस थीटा होता है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। ऊपर जो बनता है परपेंडिकुलर वाई एक्सिस के लॉन्ग होता है, तो यू एक्स कॉस थीटा एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट, और वाई एक्सिस के लॉन्ग इसका साइन थीटा इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट। कुछ ना कुछ ये मैक्सिमम हाइट कवर करेगा। दिस एच इज द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो ये आपका h है, ये मैक्सिमम वर्टिकल हाइट है, ये ऑब्जेक्ट कवर कर सकता है, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट इतनी हाइट तक मैक्सिमम जा सकता है। और जो ये R लिखा है ना मैंने, R, दिस इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दिस इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट अ पार्टिकल कैन ट्रेवल्ड, ठीक है, ड्यूरिंग अ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान पार्टिकल कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मैक्सिमम कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर सकता है, वो R डिनोट करता है, ठीक है। और मैक्सिमम है तो कंडीशन लगानी पड़ेगी, थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 45, जो कि आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, सच के बताऊंगा, ठीक है। अब आप चीज ये देखो कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी, इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, u cos थीटा, खाली x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है। हाईएस्ट पॉइंट पर ऑलवेज जो वेलोसिटी होगी वो x एक्सिस के अलोंग ही होगी, y एक्सिस वाली वेलोसिटी खत्म, ठीक है। अब यहां से पार्टिकल गिरना स्टार्ट करेगा, यहां से पार्टिकल क्या करेगा, गिरना स्टार्ट करेगा। तो ठीक है, कुछ चीजें इसकी देख लो। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी सामने से पता चल रहा है, मैथ्स वाले बच्चों ने पढ़ाई होगा कि ऐसी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, पैराबोला। क्या होती है बच्चों, पैराबोला। तो इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होती है, पैराबोला।
अब ये ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो सारे इंपॉर्टेंट है भाई, फॉर्मूला तो सारे इंपॉर्टेंट है, इसकी मत करना भाई, ठीक है। ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला आपको दे रखा है, ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला क्या है कि पाथ ऑफ, जो पार्टिकल जिस पाथ को फॉलो करेगा उसे कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। वो पार्टिकल का जो पाथ है वो क्या पाथ है, y इज इक्वल्स टू x tan थीटा, y इज इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस के gx स्क्वायर डिवाइड बाई 2u स्क्वायर होगा क्या, 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस के gx स्क्वायर डिवाइड बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। एक और चीज में इसको लिख सकते हैं रिजॉल्व करके, डिवाइड बाय 2u स्क्वायर थीटा 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। इस केस में भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे इसकी फॉर्म होती है अलग अलग, ठीक है, वो वैल्यूज डालने के बाद चेंज होती रहती है कि आप किस चीज में लिखना है, ठीक है। इस तरीके से बेसिक चीज ये है, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस का g डिवाइड बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा x स्क्वायर। वर्टिकल हाइट कवर्ड, ये कितनी वर्टिकल हाइट कवर कर सकता है, वो पार्टिकल कितने ऊंचाई तक जा सकता है, और वर्टिकल हाइट h से डिनोट की है। वो वर्टिकल हाइट क्या होती है, h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई क्या 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। और इसको इस तरीके से लिख सकते हो आप uy स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, ठीक है, uy स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल रेंज, रेंज कहते हैं इसको, रेंज इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है, कि कितने हॉरिजॉन्टल तक वो जा सकता है। अच्छा, रेंज का फॉर्मूला देखो, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, 2ux uy डिवाइड बाई g, ठीक है। अब ux की वैल्यू आप डालोगे और uy की वैल्यू डालोगे, फॉर्मूला आपके पास ये मिल जाएगा, r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई g, ठीक है। बात एक ही है, ux की वैल्यू डालोगे u cos थीटा, uy की वैल्यू डालोगे u sin थीटा, u इंटू u स्क्वायर और 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा, ठीक है। चाहिए सिंपल है, इस तरीके से याद करोगे तो सिंपल रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी आप देख लो जिस तरीके से आपको याद कर सकते हो उस तरीके से आप याद इसको कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट क्या आता है, मैक्सिमम रेंज। यही मैं क्वेश्चन कह रहा था कि जब आपका थीटा 45 होता है ना, जब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री होता है तो 2 थीटा की वैल्यू क्या आती है 90, और साइन 90 हमेशा क्या होता है, मैक्सिमम होता है। साइन कम मैक्सिमम होता है 90 पर, साइन 90 कितना होता है 1, तो आर की वैल्यू आती है, आर मैक्स की वैल्यू आती है, आर मैक्स की वैल्यू क्या आती है, आर मैक्स की वैल्यू आती है u स्क्वायर बाई जी, ठीक है। आर मैक्सिमम कितना हो सकता है, u स्क्वायर बाई जी। तो जब तक जवेलियन थ्रो किया था, जब ये जवेलियन कोई भी थ्रो करे तो आपको ग्राउंड के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा, जो कि काफी मुश्किल होता है, बनाना, ठीक है। तभी आप मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, जब आपका एंगल ग्राउंड के रिस्पेक्ट पर कितना का होना चाहिए, 45 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कि प्रोजेक्टाइल मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फ्रॉम हाइट h। अब देखो, पहले तो मैं ग्राउंड पे था, बिल्कुल सीधा ग्राउंड से सारी चीजें कर रहा था, ग्राउंड से ही बॉल फेंक रहा था। अब मैं ग्राउंड पर नहीं हूं, मैंने ऊंचाई ले ली, ठीक है, मैं यहाँ h हाइट पर हूं, मैं h हाइट पर खड़ा हूं। अब h हाइट पर मैं खड़ा हूं और मैं यहां से क्या कर रहा हूं, एक फायर, ठीक है, फायर कर रहा हूं, ठीक है, कोई चीज मैं क्या कर रहा हूं, फायर कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने वेलोसिटी, चाहे बुलेट फायर कर रहा हूं, चाहे कुछ भी चीज फायर कर रहा हूं, ठीक है, मैंने उसको इनिशियल वेलोसिटी दी u, ठीक है। u वेलोसिटी क्या, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसकी u थी, लेकिन वो गिरेगा कैसे, प्रोजेक्टाइल की फॉर्म में, नीचे की फॉर्म में गिरेगा, इस तरीके की फॉर्म में क्या कर रहा है, गिर रहा है, क्या कर रहा है, गिर रहा है। मोशन यहाँ भी क्या है, प्रोजेक्टाइल किसी ना किसी थीटा एंगल पर गिर रहा है, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, अच्छा मैंने पिछले वाले में आपको टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं बताया था,
ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। ठीक है, पिछली में वाले मैंने आपको प्रोजेक्टाइल में टाइम ऑफ फ्लाइट रह गया था कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू होता है 2u sin थीटा डिवाइड बाय g। ठीक है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये है कि कब तक आपका ऑब्जेक्ट या पार्टिकल हवा पर रहता है, मतलब जमीन का वो, मतलब वो टाइम जब तक आपका जो पार्टिकल है वो एयर पर रहेगा, हवा पर रहेगा, इस टाइम के बाद वो जमीन पर गिर जाएगा। ठीक है, तो ये आता कैसा है, जितना ये T1 होता है टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट जो किसके इक्वल होता है u sin थीटा डिवाइड बाय g। ठीक है, टाइम ऑफ एसेंट मतलब यहां से अगर मैं फेंक रहा हूँ चीज से यहां तक गया, एसेंट ऊपर कितना, ऊपर जाने में उसने कितना टाइम लिया, जितना वो टाइम ऊपर जाने पे लेगा उतना ही टाइम वो नीचे जाने पर लेगा। तो टाइम ऑफ एसेंट प्लस का टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल्स टू क्या आता है, टाइम ऑफ फ्लाइट जो किसके इक्वल होता है बच्चों, 2u sin थीटा डिवाइड बाय g। ठीक है, नेक्स्ट करो। अच्छा, इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल्स टू जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2u स्क्वायर। इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी देख लो कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होगी। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट इसका इंपॉर्टेंट है, एक बार नोट कर लो इसको, टाइम ऑफ फ्लाइट को अंडर रूट 2 डिवाइड बाय h डिवाइड बाय g। ठीक है, ये सारी चीजें आप क्या करोगे, जब यहाँ पर आप इक्वेशंस लगाओगे, कौन सी, न्यूटन्स की इक्वेशंस, सब सारी चीजें प्रिपेयर, चाहे उसमें प्रोजेक्टाइल वाले में सारी चीजें इक्वेशन से निकलती है, फॉर्मूले होते हैं ना, आप सिंपल इक्वेशंस लगाते हो, उन इक्वेशन से ड्राइव होती है। बच्चों डेरिवेशन का टाइम यहाँ पर है नहीं इस कोर्स में। ठीक है, टाइम है नहीं बच्चों डेरिवेशन का, हम खाली रिवीजन करा सकते हैं, फॉर्मूले के रिवीजन करवा सकते हैं। ठीक है, तो डेरिवेशन आपको आनी चाहिए, मतलब पता होनी चाहिए कि आती कैसे है चीजें। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी इसकी, u अंडर रूट 2h डिवाइड बाय g, u अंडर रूट 2h डिवाइड बाय g। मैंने यहाँ पर पार्टिकल की स्टडी की है, पार्टिकल के पास यहाँ पर वेलोसिटी v होगी और ये नीचे वाली वेलोसिटी vy और इधर वाली हॉरिजॉन्टल वाली vx, एंगल कितना बन रहा होगा, बीटा। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पर मुझे उसकी अगर वेलोसिटी पता करनी है तो सिंपल फॉर्मूला v इज इक्वल टू अंडर रूट u स्क्वायर प्लस का g स्क्वायर t स्क्वायर, v इज इक्वल टू अंडर रूट u स्क्वायर प्लस का g स्क्वायर t स्क्वायर। ठीक है, यह है प्रोजेक्टाइल मोशन इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फ्रॉम हाइट h। हाइट h से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, तब आप निकाल सकते हो सारी चीजें। प्रोजेक्टाइल मोशन अप एन इंक्लाइंड प्लेन, अब एक इंक्लाइंड प्लेन है, पहले प्लेन ये था, अब मैंने एक प्लेन लिया। ठीक है, ये थीटा एंगल पर है, इस तरीके से झुकाव पर है, झुकाव पर। ठीक है, ये पहले सिंपल ग्राउंड, मैंने ये प्लेन था मेरे लिए सिंपल। ठीक है, मैंने इसको थीटा एंगल बेंड किया, इतना घुमा दिया, फिर मैंने यहां से मैंने कोई चीज थ्रो करी, कोई चीज ऊपर फेंकी इस तरीके से। ठीक है, तो यहां से मैंने कोई चीज ऊपर फेंकी यू एंगल पर। ठीक है, वो यहां पर गिरी, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, इंक्लाइन प्लेन से टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का फॉर्मूला 2u sin थीटा बाय g sin अल्फा। अब ये देखो, जब सिंपल प्रोजेक्टाइल था, बच्चों जब सिंपल प्रोजेक्टाइल था आपका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आया था, 2u sin थीटा डिवाइड बाय g। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, टाइम इज इक्वल टू 2u sin थीटा डिवाइड बाय g sin अल्फा। जी यहाँ पर g की वैल्यू क्या होगी, g sin अल्फा। कंपोनेंट ले लिया बच्चों, क्या ले लिया, कंपोनेंट ले लिया। ठीक है, g अगर ये इधर है नीचे की तरफ तो g sin अल्फा किधर होगा, इस तरफ। g sin अल्फा क्या होगा, माइनस का g sin अल्फा है तो ऊपर की तरफ क्या होगा, g sin अल्फा, इस तरफ g sin अल्फा। ठीक है, मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला था उस केस पर वो था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। यहाँ पर g क्या है, g cos अल्फा। बस इतनी सी चीजें चेंज हो रही है, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो रही है। अगर अल्फा एंगल मैंने मोड़ दिया, जितना एंगल मैंने मोड़ दिया, ये अल्फा एंगल मैंने क्या किया था, प्लेन को इंक्लाइन कर दिया, झुका दिया। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी, 2u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा प्लस का अल्फा डिवाइड बाय g cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है, मैक्सिमम रेंज कब अकर करेगी, जब थीटा आपका क्या होगा, 90 डिग्री माइनस का अल्फा बाय 2।
90 डिग्री माइनस के अल्फा बाई 2 होगा, ठीक है, जब इसकी मैक्सिमम रेंज होगी। नोट कर लो सब चीजें। आर मैक्सिमम कब होगा, इसको नोट करो कि आर मैक्सिमम जब प्रोजेक्टाइल आप ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हो, ऊपर की तरफ आप प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हो, तो आपका आर मैक्सिमम कितना होगा, यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी ब्रैकेट 1 प्लस का साइन अल्फा। जब आप प्रोजेक्टाइल को डाउनवर्ड की तरफ थ्रो कर रहे हो, नीचे की तरफ थ्रो कर रहे हो प्रोजेक्टाइल को नीचे की तरफ, तब आपका क्या होगा, प्लस की जगह खाली क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन। अच्छा, पहले मैं इंक्लाइन प्लेन से यहां से ऊपर फेंक रहा था, अब वही इंक्लाइन प्लेन से मेरे को क्या करना है, नीचे फेंकना है, ऊपर से नीचे, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगी, 2u साइन थीटा डिवाइड बाई कोस अल्फा। अब ये थीटा प्लस का अल्फा चले गया, बस साइन पर क्या इन्वर्ट किया आपने, थीटा प्लस का अल्फा जोड़ दिया। रेंज पर क्या किया, हॉरिजॉन्टल रेंज पर यू स्क्वायर जी कोस स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय साइन 2 थीटा प्लस का अल्फा प्लस का साइन अल्फा। छोटे फॉर्मूले आपको याद करने हैं, ये दो इंपॉर्टेंट थे, जो इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में से वही फॉर्मूले मैंने यहाँ पर रखे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट थे, तो मेरे को लगा इंपॉर्टेंट थे तो मैंने रखे हैं, आप इनको याद कर लेना। अब बात है, सेशन शायद यहीं पे एंड है, अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। आ जाओ भैया, पहला क्वेश्चन आ गया, निकाल लो कॉपी पेन और अब स्टार्ट करो क्वेश्चन। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी v1 फ्रॉम पॉइंट ए। बॉडी को मैंने पॉइंट ए से फेंका v1 वेलोसिटी के साथ। एट द सेम टाइम अनदर बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अब। अच्छा, एक बॉडी को मैंने यहां से फेंका इस तरफ और एक को मैंने सीधा फेंका, यहां से फेंका। अब दोनों बॉडी क्या लिखा है कि P लाइज वर्टिकल बिलो द हाईएस्ट पॉइंट फॉर। अच्छा ठीक है, अब दोनों बॉडी कोलाइड करती है, टकराती है। फॉर बोथ द बॉडीज टू कोलाइड, अगर दोनों बॉडी कोलाइड करती है तो v2 डिवाइड बाई v1 का रेशियो आपसे मांग रहा है, क्या होगा, v2 डिवाइड बाई v1 का रेशियो आपसे मांग रहा है। बच्चों ये बॉडी अगर v1 एंगल पर गई तो ये मैक्सिमम हाइट कितनी ट्रेवल करेगी, मैक्सिमम हाइट उसकी कितनी होनी चाहिए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। ठीक है बच्चे भाई, यही तो होगा, ठीक है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई जी। अगर मैं बी से इसको भी ऊपर फेंक रहा हूं, इसको यहां से बॉडी को ऊपर फेंक रहा हूं, तो इसकी जो मैक्सिमम हाइट होनी चाहिए वो क्या होगी, यू स्क्वायर v2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। 2g से 2g कट गया। अच्छा, इसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है, v1 नहीं मालूम। अच्छा v1 v2 दे रखी है, चलो ठीक है। और थीटा कितना दे रखा है, 30। साइन 30 कितना होता है, हाफ। तो ये आएगा v1 का स्क्वायर हाफ का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, v2 का स्क्वायर। v2 बाई v1 चाहिए तो v2 डिवाइड बाई v1 निकाल लो, बहुत सिंपल। कितना आ जाएगा बच्चों, हाफ इज इक्वल टू 0.5। लो चेक करो आंसर, ऑप्शन है 0.5। 0.5 इज द राइट आंसर, 0.5 इज द राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल था। कंसेप्ट क्या है बच्चों, कंसेप्ट पर ध्यान दो यार, कंसेप्ट पर ध्यान दो। आपको पता ही नहीं है मैक्सिमम रेंज हाइट, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं निकाल पाओगे, बिल्कुल नहीं निकाल पाओगे, सिंपल सी बात है। प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टडी लिखी है आपने, प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं पता क्या होता है तो आप कैसे निकाल सकते हो यार, ठीक है। तो कंसेप्ट पर ध्यान दो, कंसेप्ट पर ध्यान दो, ठीक है। नेक्स्ट है कि ट्रू पेपर स्क्रीन्स ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 200 मीटर। एक पेपर स्क्रीन ए सेपरेटेड कर रखे हैं, बी पेपर स्क्रीन बी सेपरेट हो रखे हैं 200 मीटर के डिस्टेंस पर। आगे, ए बुलेट ऑफ पीसेस ए एंड बी, द होल इन बी इज 40 सेंटीमीटर बिलो द होल इन ए। अच्छा, एक बुलेट मैंने पीस की और यह होल बना दिया, छेद कर गई एक पीस को, और जो बी में छेद हुआ वो 40 मीटर बिलो हुआ, 40 सेंटीमीटर नीचे हुआ यहां पर। If the bullet is traveling horizontally at the time of hitting A1, A1 को हिट कर रही थी तो ये सीधी जा रही थी बुलेट u स्पीड से, then the velocity of bullet is। अच्छा, आपको पूछ रहा है कि इस वेलोसिटी, बुलेट की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है बच्चों, ध्यान देना प्रोजेक्टाइल है कि नहीं है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताया था h हाइट की दूरी पर है तो ये इस तरफ गिरेगा और इसको हिट करेगा, ठीक है। अब ध्यान दो इस चीज को, ध्यान दो इसकी चीज को,
ये हॉरिजॉन्टल, अभी हम हॉरिजॉन्टल के बारे में चीजें कवर कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल क्या है इसकी, यू स्पीड, टाइम कितना लगा होगा इसको, टी लगा होगा, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है 200 मीटर। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यही फॉर्मूला हमने लगाया, टाइम की वैल्यू हमें मिल गई 200 डिवाइड बाई यू। ठीक है, अभी हमने खाली किसकी बात की, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बारे में हमने मोशंस लिख दिया कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लॉन्ग मोशन क्या होगा, इतना होगा। अच्छा जी बच्चों, S इज इक्वल टू यू टी, क्या मैं इसको फॉर्मूले को यहां पर लगाऊं बच्चों, क्या मैं इस फॉर्मूले को लगा सकता हूं बच्चों, एक बार ध्यान दो जरा। S इज इक्वल टू यू टी, क्या मैं इसको लगा सकता हूं वर्टिकल के लिए बच्चों, वर्टिकल के लिए, क्योंकि अब देखो हॉरिजॉन्टल तो इसने इतना ट्रेवल किया, लेकिन जब ये गिरेगा, जब ये नीचे गिरेगी, बुलेट नीचे झुकाव करेगी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकल मोशन करेगी। ठीक है, मतलब नीचे गिरेगी इस तरीके से, मैंने इधर फायर किया, सीधी गई, सीधी वेलोसिटी थी, फिर ये नीचे गिरेगी इस तरीके से। ठीक है बच्चों, वर्टिकल मोशन हो रहा है। वर्टिकल डिस्टेंस कितना दे रखा है, S 40 सेंटीमीटर, मीटर में कर लो इसको, यू वाई। अब मैं लिख रहा हूं, देखो अब यहां पर चीजें समझो बच्चों, चीजें को समझो। मोशन लिखा था एक्स एक्सिस के लॉन्ग हॉरिजॉन्टल, ये आया, इसमें वर्टिकल के लॉन्ग में मोशन लिख रहा हूं, इक्वेशन ऑफ मोशन, तो वेलोसिटी क्या लूंगा, यू वाई, एक्सेलरेशन क्या लूंगा, ए वाई। अब यू वाई मैंने जब लिया इनिशियल पर, तो यू वाई तो इनिशियल रेस्ट पर है ना, अरे यार यू वाई तो इनिशियल रेस्ट पर है, यू वाई जो इनिशियल वेलोसिटी है वाई एक्सिस के अलोंग वो तो जीरो है, रेस्ट पर है, रेस्ट से तो गिर रही है बुलेट, ऊपर से कोई चीज आप छोड़ती हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, रेस्ट पर। सेम वही केस, तो ये क्या आएगा, हाफ जी टाइम लिख रखा है। ठीक है भाई, इसके आगे आप खुद पूरी मैथ्स है, इसके आगे क्या बच्चा, पूरी मैथ्स, पूरी क्या करनी है आपको, मैथ करनी है। ठीक है, ये लो, इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको इसका आंसर कितना आना चाहिए, इसका आंसर आएगा बच्चों 700 के मीटर पर सेकंड। आप इसको आगे पढ़कर सॉल्व कर लेना, बस आपको इसको सॉल्व करना है, इस चीज को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, एक वेरिएबल है और एक ही इक्वेशन है, आंसर बिल्कुल आराम से आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, या मैं ये करूं सॉल्व आगे, हाँ भाई, जी की वैल्यू कितनी लेनी है, नहीं दे रखा 10 लेते हैं, 10 इंटू, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, 0 से 0 कट गया भाई। ठीक है, ये 100 मल्टीप्लाई यहाँ चले जाएगा, ये 100 यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई पर। ठीक है, अब इस 2 और ये 2 4 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, यू स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो 2 इंटू 4 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आपका यू स्क्वायर इधर आ जाएगा। ठीक है, आपका यू स्क्वायर इधर आ जाएगा। ठीक है, अब आके इसको आगे आप सॉल्व करोगे, सिंपल मल्टीप्लाई वगैरह रूट वगैरह लिखे, तो आपका आंसर 700 के आसपास आएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको चेक कर लेना बच्चों। नेक्स्ट मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ f1 and f2 are two vectors of equal magnitude f such that कि ये देखो magnitude of f1 dot f2 equals to magnitude of f1 cross f2, then आपसे पूछ रहा है कि f1 plus f2 क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, यहां से निकाल लो f1 dot f2, f1 dot f2 किसके इक्वल दे रखा बच्चों, f1 क्रॉस f2 के, देन f1 प्लस f2 का मैग्नीट्यूड पूछा है आपसे, ये कितना होगा। क्या होता है, ये क्या है, r, याद आ रहा है ना, r इज इक्वल टू क्या लिखते थे, मोड a वेक्टर प्लस का b वेक्टर, f1 वेक्टर प्लस का b, इसका मैग्नीट्यूड क्या आता, f1 का स्क्वायर f2 का स्क्वायर प्लस का 2 f1 f2 cos थीटा, आता कि नहीं आता बच्चों। f1 और f2 का मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है, f दे रखा है, तो यह आएगा f का स्क्वायर प्लस का f का स्क्वायर प्लस का 2f स्क्वायर cos थीटा। ठीक है,
ठीक है। अब थीटा कहां से निकालेंगे सर, थीटा कहां से निकालेंगे? थीटा के लिए बच्चों यार ये इक्वेशन दे तो रखी है, ध्यान नहीं दिया आपने कि बच्चों इक्वेशन दे तो रखी थीटा के लिए। थीटा यहां से आएगा, थीटा यहां से आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, F1 डॉट F2, तो क्या आएगा F1 F2, ठीक है। F1 F2 क्या आएगा बच्चों, डॉट पर cos थीटा, यहाँ आएगा F1 F2 sin थीटा, दोनों आपस में इक्वल है। sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा क्या था, tan थीटा इक्वल्स टू 1। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री, ठीक है। जब आप इसको आगे फर्दर सॉल्व करोगे, अब सिंपल क्वेश्चन ही करना, cos थीटा की वैल्यू 45, cos 45 लिखनी है 1/√2 और आगे इसको सॉल्व करना, आपका आंसर ये आ जाएगा, बहुत सिंपल, ठीक है। तो कुछ कंसेप्ट है, हर चीज कंसेप्ट पर आ रही बच्चों। आपको स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट पता होना चाहिए इस केस पर, आपको ट्रायंगल लॉ पता होना चाहिए, ठीक है। कंसेप्ट है बस। The maximum range of a bullet fired from a toy pistol, G-Man 2013. The maximum range of a bullet fired from a toy pistol, एक टॉय की पिस्टल है माउंटेड ऑन अ कार। बहुत सही क्वेश्चन बच्चों, एक कार है मेरी कार और इस पर एक पिस्टन मैंने ऐसे लग रखी है, पिस्टन, ठीक है। इस पिस्टन से मैंने क्या किया, एक रेंज बुलेट फायर करी, उसका जो मैक्सिमम रेंज दे रखा है वो R0 दे रखी है, गिवन है आपको R0 या R मैक्सिमम कह सकते हैं कितनी है, 40 मीटर। व्हाट विल बी द एक्यूट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, आपको एंगल बताना है कि कितना उसने एंगल बनाया होगा। कार मूव कर रही है डायरेक्शन ऑफ फायरिंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी b 20 मीटर पर सेकेंड। देखो 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 हो क्या रहा है इस केस में, कार वेलोसिटी से मूव कर रही है, मतलब कार आगे चल रही है और चलते चलते ये क्या हो रही है, पिस्टन से फायर भी हुआ है, ठीक है। तो जो एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी मैं लिखना चाहूंगा, एक्स एक्सिस के अलोंग वो क्या होगी, वो क्या होगी, ये 20 प्लस का u cos थीटा, ठीक है। ये वेलोसिटी होगी उसकी एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है, 20 प्लस का u cos थीटा। अच्छा जी, अब आपसे क्या पूछ रहा था, इंक्लिनेशन पूछ रहा था, थीटा निकालने को पूछ रहा था कि थीटा कितना होगा। सबसे पहले 40 इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई g, आपको पता है ना r मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल, r मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या होता है, u स्क्वायर डिवाइड बाई g। सेम किया, u की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, u स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 40 इंटू g की वैल्यू 10, u की वैल्यू कितनी आएगी 20 ms माइनस 1, क्या नहीं आएगी 20 ms माइनस 1, ठीक है। यू आपका निकल गया, यू आपका निकल गया। स्पीड, स्पीड, ठीक है, ये स्पीड है इसकी, ठीक है। अच्छा, अब आपसे क्या पूछ रहा है कि मैक्सिमम रेंज बताओ उसकी, व्हेन द कार इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फायरिंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इतनी ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। अच्छा, आपको पूछ रहा है कि इंक्लिनेशन मतलब थीटा की वैल्यू निकालो, थीटा इसमें कितना होगा। अब देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस एंड टाइम, टाइम नहीं दे रखा इसमें। अच्छा, तो बच्चों आपको इसमें एक चीज करनी पड़ेगी, एक चीज इसमें आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। वी प्लस कॉस थीटा, इसको लिख दो v प्लस का u cos थीटा, ठीक है। ये आपकी वेलोसिटी आएगी, किसके अलोंग, ये वेलोसिटी कौन सी है बच्चों, एक्स एक्सिस के अलोंग। बच्चों रेंज का फॉर्मूला क्या होता था, रेंज का फॉर्मूला क्या होता था, रेंज का फॉर्मूला होता था 2ux ui डिवाइड बाय g, होता था नहीं होता था, अरे होता था नहीं होता था, होता था नहीं होता था, ठीक है। ui की जगह आप क्या लिखोगे, u sin थीटा, तो r इज इक्वल्स टू क्या आएगा 2u sin थीटा, और ux की जगह क्या लिखोगे v प्लस u cos थीटा, ठीक है। और डिवाइड बाय क्या करोगे आप, क्या करोगे g से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। अब आपने उससे पूछा है कि रेंज मैक्सिमम है, रेंज मैक्सिमम है, इसका मतलब जो इसका डेरिवेटिव आएगा वो 0 आएगा, तो d ऑफ r मैक्सिमम लूंगा मैं किसके साथ, d थीटा, ये आएगा 0। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज कंसेप्ट याद रखो। कोई भी चीज अगर मैक्सिमम होती है ना, कोई भी चीज
कोई भी, ये तो आर थी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये मैं कोई भी क्वांटिटी कहूँ, फोर्स कहूँ मैक्सिमम है, वर्क कहूँ मैक्सिमम है, तो हमेशा उसका डिफरेंशिएट किसी के रिस्पेक्ट पर, थीटा के रिस्पेक्ट पर लिया, क्योंकि रेंज मैक्सिमम कब थी, रेंज किस में मैक्सिमम हो सकती थी, थीटा पर डिपेंड कर रही थी। जब उसका थीटा 45 हुआ तब उसकी रेंज मैक्सिमम चली गई। तो जब आप इसके रिस्पेक्ट पर ले गए, थीटा के रिस्पेक्ट पर जो चीज पर डिपेंड कर रही है, हमेशा उसका डेरिवेटिव 0 आएगा अगर वो चीज मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो ये केस आप यूज करोगे इसमें डी आर मैक्स, इसमें आर मैक्स, थीटा के रिस्पेक्ट पर इसको क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे। आपका आंसर कहाँ कैसा आना चाहिए, कैसा आएगा, आपका आंसर आएगा 60 के आसपास, देख लेना 60 डिग्री इसका आंसर आएगा। आगे सॉल्व करना है इसको फर्दर। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 2, फ्रिक्शन लेस इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द वर्टिकल as shown in the figure, two blocks A and B are placed on the two planes. अच्छा, what is the relative acceleration of A with respect to, what is the relative vertical acceleration, vertical, अब आपको निकालना है इन दोनों का वर्टिकल एक्सेलरेशन रिस्पेक्ट पर मतलब रिलेटिव निकालना है, मतलब आपको निकालना A एक्सेलरेशन A रिलेटिव B, जो क्या आएगा AA माइनस का AB। ठीक है, अब ये A और AB क्या वर्टिकल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, मैं एक का बना रहा हूं। ठीक है, मैं एक का यहां बना रहा हूं, तो दूसरे का भी सेम बनेगा, सिर्फ एंगल ही तो चेंज है बस। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे आप, ये इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ है इस तरीके से, उल्टा रख दिया क्या, ये इस तरीके से, और कैसे रखा है ब्लॉक इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, इसमें फोर्स लगेगा mg नीचे। ठीक है, इसका नॉर्मल लगेगा यहां पर। ठीक है भाई, अच्छा जी, थीटा ये है तो थीटा ये भी होना चाहिए। ठीक है, ये mg साइन थीटा यहां होगा, क्योंकि ये अगर थीटा है, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये क्या होगा mg cos थीटा। ठीक है, अब देखो ये स्लाइड करना है, नीचे गिर रहा है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा mg sin थीटा। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा mg sin थीटा, ma इज इक्वल टू क्या होगा mg sin थीटा, ma कितना का होगा mg sin थीटा, और a की वैल्यू आपके पास आ गई g sin थीटा, ए की वैल्यू क्या आ गई जी साइन थीटा। लेकिन ये ए जो है वो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग है, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है वर्टिकल एक्सेलरेशन, वर्टिकल मतलब ऊपर वाला एक्सेलरेशन कितना होगा। देखो ऊपर वाला मतलब परपेंडिकुलर पूछ रहा है ना, तो ए वी ए साइन थीटा के इक्वल होगा, और ए कितना है जी साइन थीटा, तो ये होगा जी साइन थीटा का स्क्वायर। तो यही इंपॉर्टेंट है कि जो आपका आंसर आएगा जी साइन थीटा स्क्वायर आएगा, यहां से भी और यहां से भी क्या आएगा जी साइन स्क्वायर थीटा। इसका थीटा कितना है 60, इसका थीटा कितना है 30। सॉल्व करोगे आप फर्दर इसको आगे, तो इसका आंसर आएगा ए बी क्या आएगा जी स्क्वायर जी साइन स्क्वायर थीटा। तो जी आपने कॉमन निकाल लिया, साइन 30 कितना होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर कितना 3/4, माइनस के साइन 30 कितना होता है 1/2, तो 1/4, 3 में से 2 क्या हाफ आएगा, तो ए बी कितना आएगा आपका g/2। ठीक है, ठीक है 4/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन वर्टिकल डायरेक्शन या इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, इस तरह से ए इज इक्वल टू 4.9 मीटर पर सेकंड आएगा, इसका क्या आएगा ए इज इक्वल टू वर्टिकल डायरेक्शन पर इसका आएगा आंसर। ठीक है, तो ये आएगा आप ए इज इक्वल टू क्या आएगा g/2 करोगे तो कितना आएगा 4.9 मीटर पर सेकंड, तो इसका आंसर यही है। ठीक है, नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम t आर गिवन बाय, अच्छा कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं इसके, x इज इक्वल टू अल्फा t क्यूब, y इज इक्वल टू बीटा t क्यूब। पार्टिकल की स्पीड पूछ रखी है टाइम पर, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है v dx डिवाइड बाय dt, x क्या है पोजीशन, ये x आई कैप और y आई कैप, तो d dt अल्फा t क्यूब प्लस का बीटा t क्यूब। ठीक है,
सॉल्व करो आगे तो क्या आएगा 3 अल्फा टी स्क्वायर प्लस का 3 बीटा टी स्क्वायर। ठीक है, यह आपके क्या आएगी वेलोसिटी आई है, और उस पार्टिकल की वेलोसिटी किसी टाइम टी पर क्या होगी, ये तो वेलोसिटी आई है। ठीक है, इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगी अंडर रूट 3 अल्फा टी स्क्वायर प्लस का 3 बीटा टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आना चाहिए भाई 9 अल्फा स्क्वायर T4। तो यहाँ आएगा 9 टी स्क्वायर T4 हो गया ना, 9 अल्फा स्क्वायर T4 प्लस का यहाँ है 9 बीटा स्क्वायर T4। ठीक है, T4 टी स्क्वायर बाहर आएगा, 3t स्क्वायर बाहर आएगा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बिल्कुल सही आंसर, 3t स्क्वायर बाहर आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है बच्चों जी में ए प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल की ये रही। ठीक है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन मांग रहा है। देखो ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन आपसे मांग रहा है। ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन क्या होती है बच्चों, ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन क्या होती थी, मैंने आपको बताया था कि क्या होती है y = x tan थीटा माइनस का gx स्क्वायर डिवाइड बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यही होती थी ना। ठीक है, अब इसमें u क्या है x u स्क्वायर u मतलब क्या मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो कितना आएगा 2 2 जा 4 और u की वैल्यू आएगी √5। ठीक है, सिंपल आपको इसमें पुट करना है और फॉर्मूले में चेक करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, y = क्या आएगा इसकी x 2x - 5x स्क्वायर। ठीक है, इसको चेक कर लेना, यही ट्रेजेक्टरी की क्वेश्चन आपको मालूम होनी चाहिए। सिंपल बस y की जगह कैपिटल Y रखोगे, x tan थीटा की जगह क्या रखोगे। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको tan थीटा के में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसको cos स्क्वायर थीटा यहाँ से हटा लो 1, अच्छा यहाँ देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा कन्वर्ट कर सकते हो आप ट्रिग्नोमेट्री आती है ना, तो कन्वर्ट कर सकते हो चीजों। इसको फर्दर आप आंसर बताओगे मेरे को कमेंट सेक्शन में, क्या आंसर आएगा इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, अच्छा लास्ट क्वेश्चन, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए और बी बोथ ए क्रॉस बी निकालना है आपको। यूनिट वेक्टर क्या आता है, एक ऐसा वेक्टर जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर आता है। जब आप क्रॉस निकालते हो, क्रॉस निकाल के आपको क्या मिलता है सी वेक्टर एन कैप। वो जो सी वेक्टर होता है वो इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, प्लेन के परपेंडिकुलर भी होता है और जिस प्लेन पर ये वेक्टर लाई करता है उसके परपेंडिकुलर भी होता है। ठीक है, तो जब आप इसको आपको क्या निकालना सी वेक्टर, सबसे पहले आप ए क्रॉस बी निकालोगे। ठीक है, तो ए क्रॉस बी निकाल के आपको क्या मिलेगा सी मिलेगा। ठीक है, उस सी का आपको यूनिट वेक्टर निकालना है ना, तो सी कैप निकालना है आपको। सी कैप क्या होगा सी वेक्टर डिवाइड बाय मोड ऑफ सी। इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। सी वेक्टर कैसे आएगा, दो वेक्टर्स को क्या निकालोगे क्रॉस निकालोगे, उससे सी वेक्टर आ गया। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना नहीं आता क्या, जो आया उसको क्या √ax² प्लस का ay² प्लस का bz²। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो यार, शेयर करो, कमेंट करो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, इसको शेयर करो ज्यादा से ज्यादा ताकि वो भी बेनिफिट्स ले सके बच्चों, बेनिफिट्स ले सके। ठीक है, अगले लेक्चर हमारा होगा लॉज ऑफ मोशन के ऊपर। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चे अगले लेक्चर पर, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।